पसंदीदा फिजिक्स की क्लास को। प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेने वाले हैं एक बहुत ही शानदार लेक्चर, जो कि होने वाला है चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल। यानी अगर आप चुंबक के बारे में जानते हैं, चुंबक के बारे में देखा है, कभी आपने चुंबक देखा है, देखे ही होगे, सभी लोग देखे हैं। तो चुंबक का अगर मैं परमाणुवीय मॉडल देखूं, कि अगर इसका परमाणु रूप देखूं, तो ये चुंबक आखिरकार बन कैसे जाता है। कोई भी पदार्थ चुंबकों की जैसा व्यवहार क्यों करता है, ऐसा क्यों होता है कि वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो ये सारा कुछ जो है आज हम लोग लेक्चर में देखने वाले हैं। और हम लोगों ने चुंबकों के तीन पदार्थों का जो चुंबकीय वर्गीकरण किया था, दुनिया भर में जितने पदार्थ थे, तो हमने बात किया था उसमें प्रतिचुंबकीय कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ पदार्थ अनुचुंबकीय होते हैं, और कुछ पदार्थ क्या होते हैं, क्या होते हैं, लौह चुंबकीय होते हैं। तो ऐसा सारे पदार्थ करते क्यों है, ये सारी चीजें आज हम लोग जानेंगे। तो गुड मॉर्निंग, शिव प्रभात, एक बार सारे साथी जुड़ जाइए। शिवम गुड मॉर्निंग, मुस्कान गुड मॉर्निंग, गौरी गुड मॉर्निंग, निदा गुड मॉर्निंग, जेबा, आकृति गुड मॉर्निंग, मनीष, प्रीति गुड मॉर्निंग, रानी, सपना गुड मॉर्निंग, वंदना गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों को ढेर सारा शुभ प्रभात। जल्दी शुभ प्रभात बोलेंगे, आफ्टरनून है। अरे यार आफ्टरनून है सॉरी सॉरी सॉरी, आफ्टरनून हो गया, 12 बज गया, आज तो 12 बज गया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, कैसे हो सब लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बढ़िया बढ़िया, पढ़ाई लिखाई चल रही है। तो अब आगे की बारी है भाई। अब आगे आपको देखना है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सब खत्म। चैप्टर 5 बहुत जल्दी खत्म करूंगा। आप सभी कह रहे थे ना सर कितना और लेक्चर बचा है चैप्टर 5 में, तो चैप्टर 5 बस खत्म होने वाला है। एक दो लेक्चर बचा है, बस 2 लेक्चर खत्म हो जाएगा, कल और परसों। परसों PYQ करा के खत्म हो जाएगा। 2 लेक्चर में चैप्टर 5 खत्म है, ठीक है। निगम समझ में आ गई बातें, आवाज आ रही है? हाँ, तो बस 2 लेक्चर और है, चैप्टर 5 फिर खत्म होगा, फिर हम लोग चैप्टर 6 में शिफ्ट हो जाएंगे तुरंत ही, तुरंत हो जाएंगे शिफ्ट, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल मत होना, बस 2 लेक्चर। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा दिया गया नंबर जिस पे कॉल करके आप हैंड रिटन नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। अब बारी आपकी अपनी फिजिक्स की प्यारी सी क्लास में। फिजिक्स में हम लोग अच्छा करेंगे इस बार फिजिक्स में डेफिनेटली बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। चैप्टर 5, चैप्टर 6 अब आगे पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। पीछे हो गया जितना होना था, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अब चैप्टर 5 को खत्म करने की बारी है, चैप्टर 5 खत्म करेंगे जल्दी से। चुंबकत्व एवं द्रव्य आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल क्या जानने वाले हैं, परमाणुवीय मॉडल आज हम लोग जानने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे हम लोग चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल के अंतर्गत प्रतिचुंबकीय पदार्थ देखेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ देखेंगे, लौह चुंबकीय पदार्थ देखेंगे, और लास्ट में क्यूरी का नियम पढ़ेंगे, और फिर हम चैप्टर को एंड करेंगे। तो क्यूरी का नियम पढ़ के, आवाज नहीं आ रही क्या? एसपी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? आवाज कह रहे हो कि नहीं आ रही है? ऐसा कैसे हो रहा है जी? क्या आवाज नहीं आ रही? साउंड प्रॉब्लम है? एक बार मैं चेक करा लेता हूँ अपने ऑपरेटर साहब से साउंड प्रॉब्लम क्यों है। 1 मिनट रुक जाइए। सचिन बोला 1 मिनट में चेक करा लेता हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं ना साउंड प्रॉब्लम है, मैं चेक करा लेता हूँ। काफ़ी बच्चों को तो आ रही है, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर प्रॉब्लम है, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, एक बार देख लेते हैं, चेक करा लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तब तक कुछ तो आ रही होगी, हल्का फुल्का आ रही है, हल्का फुल्का आ रही है साउंड। काम चलाऊ भर का हो सकता है, काम चलाऊ हो सकता है, तब तक ऑपरेटर साहब आ रहे हैं। चलिए ठीक 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 ठीक, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई साहब। पहले समझेंगे चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल होता क्या है, पहले तो समझा जाए, ठीक है। समझेंगे। आपने ये देख रखा है कि दुनिया में जितने भी पदार्थ होते हैं, पहले ये बताओ, दुनिया में जितने भी पदार्थ होते हैं, पदार्थ जानते हो ना, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, प्लास्टिक, लकड़ी, बांस, सब पदार्थ होता है। तो दुनिया में जितने भी पदार्थ होते हैं प्यारे बच्चों, इसको अगर हम टुकड़ों में तोड़ते जाते हैं तो सबसे छोटा टुकड़ा मिलता है, वो क्या होता है? परमाणु होता है ना। और परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है? परमाणु के अंदर अलग अलग कक्षाओं में, विभिन्न कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉन होते हैं, विभिन्न कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जानते हैं आप, विभिन्न कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉन, यही होता है परमाणु के भीतर, हाँ सर, एक बार आवाज चेक कर लीजिए, आवाज सही आ रही है? घूमते इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि दुनिया में जितने भी पदार्थ होते हैं उस परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना साथियों, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से गति करते हैं,
देखिए कैसे गति करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। ये इलेक्ट्रॉन गति कैसे करते हैं, अगर कोई नाभिक हो, मान लीजिए कि ये नाभिक है, मान लिया हमने क्या कि ये नाभिक है भैया, हमने मान लिया ये क्या है, एक नाभिक है। अब नाभिक में कौन होगा, आप जानते हो ना नाभिक में कौन होगा भैया, प्रोटॉन होते हैं और कौन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक के भीतर। अच्छा, इसकी विभिन्न कक्षाओं में कौन होते हैं, नाभिक की अलग अलग कक्षाओं में कौन होता है भाई, ये क्या हो गया, नाभिक की अलग अलग कक्षाओं में कौन होता है बताइए। आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं नाभिक की अलग अलग कक्षाओं में, कौन चक्कर लगाते रहता है, इलेक्ट्रॉन बाबू चक्कर लगाते रहते हैं छोटे छोटे। तो हम ये क्या जानते हैं कि नाभिक की अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, डन है, बताइए जल्दी से। हाँ सर, नाभिक के अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन जो है दो प्रकार का चक्कर लगाते हैं, कौन बच्चा ये बात जानता है, इलेक्ट्रॉन दो प्रकार का चक्कर लगाता है। एक तो ऐसे इस प्रकार से गति करता है तो कक्षीय गति करता है, इस प्रकार से गति करता रहता है ऐसे ऐसे करके, इसे कहते हैं कक्षीय गति। तो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है एक होती है कक्षीय गति, क्या होती है, एक होती है कक्षीय गति, यानी अपनी कक्षा में चारों तरफ गति करता है, ये कक्षीय गति है। इलेक्ट्रॉन की एक गति कैसी होती है, कक्षीय गति होती है, मतलब ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे गोल गोल कक्षा में घूमेगा, इसे कक्षीय गति कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और गति करता है, एक इलेक्ट्रॉन और गति करता है, कैसी गति करता है, अपने अक्ष के चारों तरफ ऐसे 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 घूमता रहता है, ऐसे 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 घूमता रहता है, मतलब ऐसे ऐसे तो घूम ही रहा है, ये ऐसे ऐसे करते करते घूम रहा है, ऐसे ऐसे करते करते घूम रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे 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 करते 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 पूरा घूम रहा है। तो अक्ष पे तो घूम भी रहा है, ऐसे ऐसे भी करते हुए घूम रहा है, यानी वो दो प्रकार की गति करता है, एक कक्षीय गति करता है और दूसरी प्रकार की गति को कहते हैं चक्रण गति। क्या कहते हैं, चक्रण गति कहते हैं, स्पिन मोशन कहते हैं, स्पिन मोशन कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पिन मोशन। तो इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है, आप ये बात जान चुके हो। परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कक्षीय गति करता है और साथ ही साथ चक्रण गति भी करता है। जब इलेक्ट्रॉन चक्रण गति करता है, जब इलेक्ट्रॉन चक्रण गति करता है प्यारे बच्चों और कक्षीय गति करता है, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक आवेश है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक आवेश है, इलेक्ट्रॉन एक आवेश है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक प्रकार का आवेश है। और जो आवेश घूमता है गोल 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 नाभिक के चारों ओर घूमता है, तो उसके कारण उत्पन्न होता है एक प्रकार का चुंबकीय आघूर्ण। जब इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों तरफ गोल 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 घूमता है और चक्रण गति करते हुए घूमता है, तो इसके घूर्णन के कारण, इलेक्ट्रॉन के घूर्णन के कारण, यहां पे चूंकि इलेक्ट्रॉन एक आवेश है और आवेश जब गति करता है किसी भी चारों तरफ, तो फिर क्या होता है, आवेश की गति करते समय इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन के कारण इस परमाणु में क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक प्रकार का, इस परमाणु में क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक प्रकार का चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक प्रकार का आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेशित कण है, और आवेशित कण जब इस प्रकार से चारों तरफ ऐसे गोल 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 घूमता है ना, तो उसके कारण जो है ये पूरा परमाणु में एक प्रकार का क्या उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, कैपिटल एम उत्पन्न हो जाता है। और इस चुंबकीय आघूर्ण के कारण ही हमारा जो पदार्थ है वो किसकी तरह व्यवहार करने लगता है, हमारा जो परमाणु है, हमारा परमाणु एक सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। इस चुंबकीय आघूर्ण के कारण ही हमारा जो परमाणु है वो परमाणु किसकी तरह व्यवहार करने लगता है, परमाणु एक सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। तो हमने देखिए शुरू से देखिए क्या क्या समझा, हमने जाना कि दुनिया में जितने भी पदार्थ होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और परमाणुओं की अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो दो प्रकार से घूमते हैं, कक्षीय गति करते हैं और चक्रण गति करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, एक आवेशित कण होते हैं। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबक किसी नाभिक के चारों तरफ गोल गोल घूमता है ना, तो आवेशित कण के घूमने के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, परमाणु में एक प्रकार का चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण मेरा परमाणु किसकी तरह व्यवहार करने लगता है, मेरा परमाणु एक सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात समझ पाए, बताओ जल्दी से। आज की क्लास सर चैप्टर 4 सर लिखना भी है, सर लिखना भी है, क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ ना, क्या लिखना है आपको बता रहा हूँ। आप क्लास के दौरान आज नहीं लिख पाओगे, आज की क्लास आपकी लिखने वाली नहीं है,
आप बाद में लिखना, स्क्रीनशॉट ले लेना या क्लास पीडीएफ से लिखना, ठीक है, क्योंकि सारा चीज़ मैं समझाने वाला हूँ आज आपको, और लिखने वाला जो कंटेंट है वो आपको लिए यहाँ पे लिख के लेके आया हूँ, ठीक है। जैसे ये देखिए, पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है, बना है। प्रत्येक पदार्थ, दुनिया में जितने पदार्थ होते हैं परमाणु से मिलकर बना है। प्रत्येक परमाणु का केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है, जिसके चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं। बिल्कुल सही, आपने इतनी बात जान ली। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव आवेश होता है, अतः परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है, चुंबकीय द्विध्रुव। अब भैया परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय द्विध्रुव बन जाता है। द्विध्रुव मतलब जानते हैं ना, नाभिक बन गया पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन बन गया नेगेटिव, नाभिक बन गया पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन बन गया नेगेटिव। तो जब परिक्रमण कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये पूरा सिस्टम का इसकी तरह व्यवहार करने लगता है, एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करने लगता है, द्विध्रुव की तरह व्यवहार करने लगता है, जिस कारण इसमें चुंबकीय आघूर्ण होता है। क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण, यानी कैपिटल एम होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण के अतिरिक्त अपनी धुरी पर भी घूमता है। कक्षीय परिक्रमण तो करता ही कहता है, अपनी धुरी पर भी घूमता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे चक्रण कहते हैं, स्पिन कहते हैं, जिसे चक्रण कहते हैं, स्पिन कहते हैं। आगे क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन के कक्षीय परिक्रमण और चक्रण कक्षीय परिक्रमण और चक्रण दोनों ही के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। कक्षीय परिक्रमण और चक्रण के कारण इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसके कारण क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। परंतु चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग, ज्यादातर भाग इसके चक्रण से उत्पन्न होता है। ज्यादातर भाग इसके किससे उत्पन्न होता है, चक्रण से। अपनी जो धुरी पर ऐसे ऐसे घूमता है ना, अपनी धुरी पर ऐसे 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 घूमते हुए ऐसा चक्कर लगाता है, ऐसे ऐसे घूमते हुए चक्कर लगाता रहता है इलेक्ट्रॉन। अपनी धुरी पर घूमते रहने के कारण, चक्रण के कारण इसमें ज्यादातर भाग चुंबक का उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन में जो चुंबक का भाग उत्पन्न होता है, मतलब परमाणु में जो चुंबकत्व का प्रभाव होता है, वो वास्तव में इलेक्ट्रॉनों के अपनी धुरी पर घूमने के कारण होता है। तो आप जान सकते हो इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट जल्दी, ठीक है। हेडिंग क्या डालोगे, चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आप देखिए ये डायग्राम बना लीजिएगा, ये डायग्राम भी बनाना है सबको। जैसे कक्षीय परिक्रमण में देखिए इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कक्षीय परिक्रमण करता है, बीच में ये नाभिक है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर भी घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्रण गति भी करता है। देखिए इलेक्ट्रॉन चक्रण गति करते हुए ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे चक्रण गति करते हुए ऐसे चारों तरफ घूमता है। तो ये दो प्रकार की गति करता है, कक्षीय गति और चक्रण गति। और इसके इसी प्रकार से गति करते समय, चूंकि यहाँ पर नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेशित होता है, ये क्या बना लेते हैं, एक प्रकार का चुंबकीय द्विध्रुव बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव बना लेते हैं। और चुंबकीय द्विध्रुव जब बनाते हैं प्यारे बच्चों, और घूम भी रहे हैं, जब द्विध्रुव इस तरीके से गति करता है, जब द्विध्रुव इस प्रकार से गति करने लग जाए ना, तो यहाँ पर एक प्रकार का चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। जब द्विध्रुव इस प्रकार से ऐसे बार बार गति करने लग जाए, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। परमाणुओं में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और जब चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, तो ये क्या बन जाते हैं, एक प्रकार के चुंबक की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ये चुंबक बन जाते हैं। तो पदार्थ जो है, अब ये चुंबक कौन कौन से पदार्थ हैं जो चुंबक का व्यवहार रखते हैं, चुंबक का गुण रखते हैं, किस प्रकार से इसके अंतर्गत चुंबक का गुण आता है। क्या सारे दुनिया में जितने पदार्थ हैं सब चुंबक बन जाते हैं, या कुछ पदार्थ हैं जो चुंबक का गुण रखते हैं बाकी नहीं रखते हैं। तो हम लोग ये इस बारे में अब चर्चा करने वाले हैं कि दुनिया में जितने पदार्थ होते हैं वो सब चुंबक की तरह व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि सब में तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे ही घूमता है, सब में इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमता है, सब में कक्षीय परिक्रमण करता है, सब में नाभिक होता है, सब में इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या दुनिया में जितने पदार्थ होते हैं वो सब चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, या चुंबक में कुछ अलग सा सिस्टम होता है, ये देखेंगे अब हम लोग, ठीक है। तो अब ये देखने की बारी है कि चलिए चक्रण में तो हमने जान लिया कि इलेक्ट्रॉन चक्रण करते करते ऐसे ऐसे घूमता रहता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति भी करता है, परिक्रमण गति भी, चक्रण गति भी करता है। और इन दोनों गतियों के कारण इलेक्ट्रॉन में एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो परमाणु है वो एक सूक्ष्म चुंबक, एक छोटा सा चुंबक की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दुनिया में जितने भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ, आपने प्रतिचुंबकीय पदार्थ पढ़ रखे हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ पढ़ रखा है ना, कल पढ़ाया था मैंने। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ को थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते क्या, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। आप कहोगे सर ये क्या है, समझाए थोड़ा सा।
तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वास्तव में दुनिया में ऐसे जितने भी पदार्थ होते हैं ना प्यारे बच्चों, जितने भी परमाणु होते हैं दुनिया के, वे सभी परमाणु या अणु, मैं दो चीज लिखने जा रहा हूं, वे सारे परमाणु या अणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है प्यारे बच्चों, सम है। अगर इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम हो, सम जानते हैं, सम ऐसे करके आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम मतलब क्या होगा। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, चलिए मान लिया, लेकिन अगर मैं ये बात करूं प्यारे साथियों इसमें कि ऑक्सीजन क्या एक परमाणु के रूप में रह पाता है? नहीं, ऑक्सीजन तो अणु बनाता है ना। ऑक्सीजन सिंगल स्टेट में थोड़ी ना रह पाता है, वो थोड़ी स्टेट में रह पाता है। ऑक्सीजन जो है 2 परमाणुओं से मिलकर के एक अणु बनाता है, O2 बनाता है। और O2 बनाएगा तब इसमें कितने हो जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बताइए? 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन मेरा क्या है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन मेरा क्या है, एक प्रकार का प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, देख के बता सकते हो। अगर मैं पूछूं नाइट्रोजन, अब बताओ नाइट्रोजन क्या है मेरा, प्रतिचुंबकीय है कि क्या है? नाइट्रोजन में कितने होते हैं? नाइट्रोजन में होते हैं 7। लेकिन ये तो परमाणु है ना, ये तो परमाणु है। क्या अकेला नाइट्रोजन का परमाणु संभव मुक्त रूप से रह सकता है? क्या अकेला नाइट्रोजन का परमाणु मुक्त अवस्था में रह सकता है? आपका आंसर होगा नहीं, ये अणु बन के रहता है। किस रूप में रहता है? ये अणु बन के रहता है, यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन N2 रूप में रहता है, हमेशा N2 रूप में रहेगा। अकेला नाइट्रोजन कभी पाया नहीं जाएगा, N2 रूप में हमेशा रहेगा। और अगर N2 रूप में रहेगा तो बताइए कितना हो जाएगा? 7 और 7 मिलके कितना बना लेगा? 14। 14 क्या है, सम है कि विषम है? 14 सम है कि विषम? आप कहोगे सर सम है। तो हमारा ये क्या हो गया, ये भी हमारा नाइट्रोजन अणु जो है, ये भी हमारा क्या है, प्रतिचुंबकीय है। तो नाइट्रोजन अणु भी प्रतिचुंबकीय हो गया, ऑक्सीजन अणु भी प्रतिचुंबकीय हो गया। तो दुनिया के वे सारे परमाणु या वे सारे अणु जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है प्यारे बच्चों, सम है, यानी कि क्या है, इवन है, वो क्या कहलाते हैं बताइए? वो सारे के सारे हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। आप कहोगे सर प्रतिचुंबकीय पदार्थ तो वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक के क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र द्वारा आकर्षित नहीं होते, क्षेत्र उनको आकर्षित नहीं करता। प्रतिचुंबक मतलब क्षेत्र की अपोज करते हैं, ये चुंबकीय जो बाहर से चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, उसका ये अपोज करते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा क्यों होता है कि अगर इनमें प्रतिचुंबकीय पदार्थों को अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र में ले जाके रख दूं, चुंबकीय क्षेत्र, मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पे नॉर्थ पोल रखा हुआ है और यहाँ पे साउथ पोल है, और इसके बीच में मैं कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ को ले जाके रख दूं, तो यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि इसके अपने अंदर से बल रेखाओं को गुजरने नहीं देता। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कभी अपने अंदर से बल रेखाओं को इस तरीके से देखो गुजरने नहीं देगा, कभी नहीं गुजरने देगा। तो कैसे जाएंगी फिर ये बल रेखा इसके अंदर से? इसके अंदर से नहीं जाएंगी। अगर आपने यहाँ पे प्रतिचुंबकीय पदार्थ रख दिया है ना, तो ये अपने अंदर से बल रेखा गुजरने नहीं देगा। तो कहाँ से जाएंगी फिर? सारी बल रेखा ऐसे ऊपर से निकल जाएगी, ऐसे नीचे से ऐसे निकल जाएगी, ऐसे हो जाएगी बल रेखा। तो देख रहे हो कैसे हो जाएगी बल रेखा? बल रेखा को थोड़ा सा कर्व होना पड़ेगा प्रतिचुंबकीय पदार्थों को अगर बीच में रख दिया। ये चुंबकीय बल रेखाओं को स्वयं के भीतर से गुजरने नहीं देती, इनको थोड़ा सा दुश्मनी है, इसलिए इनका नाम होता है प्रतिचुंबकीय। इनका क्या नाम होता है? प्रतिचुंबकीय। बात समझ में आया? प्रति मतलब क्या होगा? एंटी हो गया ना, एंटी हो गया, ठीक है, एंटी चुंबकत्व हो गया इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत चुंबकीय प्रभाव नहीं आता अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा तब भी। अब इतनी बात समझ चुके हो अब आप प्रतिचुंबकीय। मैंने यहाँ पे क्या बताया? प्रतिचुंबकीय पदार्थ में वे सारे परमाणु आएंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? सम होगी। वे सारे अणु आएंगे जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होगी, ठीक है। चलिए तो अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के उल्टे दिशा में मंद गति करते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र में मैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ को ले जाके रख दूंगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र के उल्टे दिशा में गति करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र जिधर होगा ना उधर गति नहीं करेंगे, बल्कि उसके उल्टे दिशा में गति करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र के उल्टे दिशा में, विपरीत दिशा में मंद गति यानी छीड़, थोड़ी सी छोटी सी गति करते हैं। ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं, इसीलिए इनका नाम प्रतिचुंबकीय है,
क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, बोलिए मेरे साथ, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, अर्थात इन पदार्थों पर अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर बल लगता है। जब ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र जहां पर होगा ना वहां पे रखोगे तो ये कम चुंबकीय क्षेत्र में सरक के चले जाएंगे। ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कहां जाएंगे, ये कम चुंबकीय क्षेत्र में सरक के चले जाएंगे। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, ऐसा कैसे होगा। मान लो ये बड़ा सा कोई चुंबक है, बड़ा सा कोई चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल इधर लगा हुआ है। अगर मैं इसके पास ले आकर के प्रति चुंबकीय पदार्थ को ले जाकर रख दूंगा ना तो यहां पर तो चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा होगा। पास में ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है कि नहीं। तो अगर मैं यहां पर कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ को ले जाकर रख दूंगा तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ मेरा सरक के इधर चला जाएगा, सरक के यहां आ जाएगा, दूर चला जाएगा। ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र से ये दूर भाग जाता है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। तो याद रखिए अगर आप इसे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में ले आके रखेंगे ना तो ये प्रबल क्षेत्र से दुर्बल क्षेत्र में चला जाएगा। इसके अंतर्गत ये, इसके अंदर ये गुण होता है कि प्रबल क्षेत्र से ये भाग के दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में चला जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थों को। पीपीटी सर क्या हो गया, बातचीत चालू है। तो चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा। चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव आप वीकली टेस्ट जब देखोगे, वीकली टेस्ट वाईटी पे जाओ, वीकली टेस्ट सर्च करो, मेरी बात सुनो, वाईटी पर जाओ, वीकली टेस्ट सर्च करोगे, वहां पे सारे ऑब्जेक्टिव कराए हुए हैं। ठीक है, चैप्टर 4 के ही वो सारे हैं। चलो ये इतनी बात हो गई, इतनी बात हो गई। और क्लास के दौरान अगर आप क्लास में पढ़ते हो तो क्लास में तो कराए ही है, वीकली टेस्ट सारे देख डालो चैप्टर 4 के। क्लास में अगर आपको करना है तो क्लास में वीकली टेस्ट में ऑब्जेक्टिव सारे कराता हूँ कि नहीं कराता, आप मुझे ये बताओ। जब वीकली मतलब कि जो ये वीकली टेस्ट कौन सा, जो सैटरडे को होता है डेली, जो डेली सैटरडे को होता है, तो चैप्टर 4 में कम से कम 4 लेक्चर गए होंगे, 4 वीकली टेस्ट चैप्टर 4 में हुए होंगे। आपने 80 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर डाले चैप्टर 4 से, उससे बाहर से कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। वीकली टेस्ट को नोट किया करो ना, जो सैटरडे को टेस्ट लेते हो, सैटरडे के टेस्ट में जितने का क्वेश्चन होते हैं उनको नोट कर लिया करो ना, सबका एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ अच्छे से बताता भी तो हूँ मैं, नोट क्यों नहीं करते उसे। चलिए आगे देखते हैं। तो ये चीज आप जान पाए कि नहीं जान पाए बताइए। ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, अर्थात इन पदार्थों को अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर बल लगता है। अधिक चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये कम चुंबकीय क्षेत्र में चले जाते हैं। मतलब ये क्या हो रहे हैं, मतलब ये आकर्षित हो रहे हैं कि प्रतिकर्षित हो रहे हैं, बताओ। यहाँ पे ला के रखे थे कि दूर चले गए, आकर्षित हो रहे हैं कि प्रतिकर्षित हो रहे हैं। ऐसे पदार्थ आकर्षित हो रहे हैं कि प्रतिकर्षित हो रहे हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में। प्रतिकर्षित हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये दूर भाग रहे हैं, तो इसका मतलब प्रतिकर्षित हो रहे हैं। यही तो लाइन तो यहाँ लिखी है, चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, अर्थात इन पदार्थों पर अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर बल लगता है। ठीक है, आगे देखिए उदाहरण के तौर पर कौन कौन रखे गए हैं। जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, सोना है, नमक है, और जल है, हमारा जल भी है हमारा। ठीक है, और क्या क्या है, पारा है, Hg है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है आदि। ये सारे हाइड्रोजन देखिए, एक हाइड्रोजन परमाणु लीजिएगा तो उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन कभी सिंगल स्टेट में रह नहीं सकता ना, वो हमेशा 2 बॉन्ड बना के, 2 परमाणु बना के एक साथ रहता है, तो वो हमेशा गैसियस फॉर्म में रहता है। और हाइड्रोजन गैस क्या रहती है, 2 परमाणु साथ में मिलकर रखती है, और जिसमें मिला के दोनों इस अणु में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, मिला के 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, एक और एक मिला के 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसलिए हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो उसमें सम संख्या में है इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो प्रतिचुंबकीय के अंतर्गत आती है। किसमें आता है, प्रतिचुंबकीय के अंतर्गत। तो ये सारे जितने भी हैं इन सब में कितने होंगे, इन सब में कितने कितने होंगे बताइए। जैसे सोडियम NaCl है, जैसे NaCl देखिए, क्लोरीन में कितना होता है बताइए, क्लोरीन में कितना होता है, 17 होता है। क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 17 होता है, 17 होता है। हाँ, तो क्लोरीन में हो गए 17, और सोडियम में कितने हो गए बताइए, सोडियम में कितने होते हैं, 11 होते हैं सोडियम में। अब जोड़ के बताइए दोनों को कितने हो गए, सम आएगा कि विषम आएगा, जोड़ के बताइए दोनों को, 7 1 8 1 1 2, सम है कि विषम, सम है ना। तो फिर ये हमारा किस में आएगा, प्रतिचुंबकीय में। ये सारे पदार्थ में जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे हैं, हमारे सम संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे सम संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इनको किस में रखते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में रखते हैं। अब आप इतनी बात जान चुके हो। चलिए ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, अब चीजों को थोड़ा सा समझिए, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना, ठीक है। 1 2 3 हो गया सबका स्क्रीनशॉट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गया। चलो आगे देखते हैं, आगे देखो।
आगे देखो ये क्या कहता है, कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। और वो कुछ चीजें क्या है, जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को की छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, जब किसी चुंबकीय जैसे ये मेरा प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बनी छड़ है, मान लो ये सोने की बनी छड़ है, बस कल्पना कर लो कि ये सोने की बनी हुई छड़ है और इसे मैं चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे ले जाके लटका दूं, चुंबकीय क्षेत्र में मैं लटका दूं, देखूं मैं ये कैसे व्यवहार करेगी। मैं जानना चाहता हूं अगर मैं इसे चुंबकीय क्षेत्र में लटकाऊं तो ये कैसे व्यवहार करती है। तो आपको क्या अंदाजा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह पदार्थ अधिक तीव्रता वाले स्थान से कम तीव्रता वाले क्षेत्र में विस्थापित हो जाता है। तो ऐसा कब होता है, जब अधिक तीव्रता जहां पे होगी वहां से कम तीव्रता वाले क्षेत्र में चला जाएगा, अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र से कहां चला जाएगा, कम तीव्रता वाले क्षेत्र में चला जाएगा। मतलब यहां पे नॉर्थ पोल से दूर हटने का कोशिश करेगा, ठीक है, दूर हटने का कोशिश करेगा, इस तरीके से कम चुंबकीय क्षेत्र वाले प्रभाव में जाने का कोशिश करेगा। आगे ये क्या कहता है, जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसमें होकर के गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या निर्वात की तुलना में कम हो जाती है। क्या मतलब है, निर्वात की तुलना में कम हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप निर्वात रहते हो, मान लो कि दो चुंबक रखे हैं, ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए यहाँ पे इनके बीच में ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, दो चुंबक हैं, ये इसका साउथ पोल कुछ अलग रहा होगा, इसका साउथ पोल कुछ अलग रहा होगा, चल इसका नॉर्थ पोल कुछ अलग रहा होगा। मान लिया दो चुंबक ऐसे दूर दूर रखे हुए हैं और इनके बीच में क्या है, इनके बीच में है निर्वात, इनके बीच में क्या है बताइए, यहाँ पे इनके बीच में क्या है, निर्वात है, कुछ नहीं है, इनके बीच में कुछ नहीं है, निर्वात है। जब भी ऐसी सिचुएशन होगी कि इनके बीच में निर्वात होगा तो यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में बल रेखाएं गुजरेंगी, बहुत अधिक संख्या में बल रेखाएं नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएंगी, बहुत अधिक संख्या में बल रेखाएं निकलेंगी। लेकिन अगर इनके बीच में मैं कोई ऐसा पदार्थ ला के रख दूं, और वो पदार्थ कौन सा होगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ला के रख दूं, मैं एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ ला के रख दूं, तब क्या होगा भैया, तब क्या होगा भैया, तब तो बवाले है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ला के रखेंगे तो क्या होगा, बवाले हो जाएगा फिर तो। हाँ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ले जाकर रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, बवाल हो जाएगा। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप कहोगे सर कैसे हो जाएगा बवाल, मैं बताता हूं कैसे बवाल होगा, ध्यान से सुनना। जैसे ही आप प्रतिचुंबकीय पदार्थ को यहां लेकर के रखोगे, निर्वात में यहां पे इस जगह से कितनी बल रेखा गुजर रही थी, जब निर्वात था तो यहां से कितनी बल रेखा गुजर रही थी, आप कहोगे 3 बल रेखा गुजर रही थी निर्वात से। अब निर्वात अब नहीं है, अब तो यहां पे आपने प्रतिचुंबकीय पदार्थ ला के रख दिया, अब यहां से वो बल रेखा नहीं गुजर पाएगी, अब यहां से ये बल रेखा गुजर नहीं पाएगी, तो कहां से गुजरेगी फिर, बल्कि अब ये यहां से इसके ऊपर से चली जाएगी ऐसे करके, यहां से ये जा नहीं पाएगी, ये वाली तो जा ही नहीं पाएगी, ये वाली नीचे से होकर के चली जाएगी निर्वात के मुकाबले। अच्छा मान लो एक चली भी गई, तो निर्वात के मुकाबले, निर्वात में जहां 3 बल रेखा गुजर रही थी जब निर्वात था यहाँ पे, जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रतिचुंबकीय पदार्थ ले जाके रखा, अब सिर्फ एक बल रेखा गुजर रही है। तो निर्वात के मुकाबले वहां से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कम हुई कि ज्यादा हुई, निर्वात के मुकाबले जब निर्वात था तो वहां पे ज्यादा बल रेखाएं गुजर रही थी, लेकिन निर्वात के मुकाबले अब चुंबकीय पदार्थ रख देते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो वहां से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या हो गई, उस जगह से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वही चीज यहाँ पे लिखा है, जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसमें से होकर के गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या निर्वात की तुलना में कम हो जाती है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरीके से देखिए बना हुआ है, यहाँ पे पहले देखिए डायमैग्नेटिक स्पेसिमेन है, यहाँ पे ये हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थ रख दिया नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, जैसे ही हमने रखा यहाँ से बल रेखाएं देखो ऐसे होकर के ऐसे चली गई। अगर ये यहाँ पे ये चुंबक ना रखा होता तो सीधी निकल के जा रही होती, अगर ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ वहां ना होता तो सीधी बल रेखाएं जा रही होती। ऐसे कौन कौन से पदार्थ होते हैं, ये सोना चांदी यही है, यही सोना चांदी ही रखा गया बीच में, ये कौन है, सोना चांदी। NaCl आपने देखा अभी, H2O है ना, पानी भी है, पानी भी प्रतिचुंबकीय की तरह व्यवहार करता है। और कौन है, और भी बहुत सारे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। इनको अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र में रख देता हूं तो क्या होता है, इस तरीके से बल रेखाएं गुजरने लगती हैं, इसके अंदर से अपने अंदर से नहीं जाने देती। ठीक है, ये बात आप जान चुके हो, सारे बच्चे ये बात जान गए हैं, बताओ जल्दी से, सब लोग ये बात जान गए हैं, सब लोग ये बात जान गए हैं। हो जाएगा कॉपी में, चित्र के साथ हो जाएगा, चित्र के साथ हो जाएगा कॉपी में, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो फटाफट, 1 2 3। चलिए अब यहाँ पे एक बाउल एक्सपेरिमेंट आता है, बाउल एक्सपेरिमेंट। बाउल एक्सपेरिमेंट मतलब अगर मैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों को एकदम चूरा चूरा कर दूं, जैसे मैं सोना लूं और सोना का बिल्कुल चूरा बना लूं, क्या बना लूं, सोना को
पिघली अवस्था में पिघला दूं, मतलब कि मान लो कि बहुत गर्म कर दिया, आंच में रख करके, ताप में रख करके इसको एकदम गर्म करके पिघला दिया। अब अगर मैंने सोना को पिघला दिया और इसको एक बाउल में भर दिया, किस में भर दिया, एक बाउल में ऐसे करके भर दिया, बाउल में ऐसे करके भर दिया। बहुत गर्म सोना, जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा सोना या चांदी तो किस अवस्था में आ जाएगा, पिघली अवस्था में आ जाएगा। तो जब मैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों को, जैसे सोना चांदी को, मैं अगर एकदम पिघली अवस्था में ला दूंगा, पिघली अवस्था में ला दूंगा, और पिघली अवस्था में लाने के बाद अगर मैं इनको एक बाउल में भर करके, एक कटोरी में ऐसे भर करके, और ये कटोरी क्या है, कांच की प्याली है, ये कांच की प्याली है। कैसी प्याली है, कांच की प्याली है। जब इसे कांच की प्याली में भर करके क्या किया जाए, चुंबकों के बीच में ऐसे देखो रखा जाता है। यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास ऐसे रखा जाता है। देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब ये चुंबक पास पास होते हैं, ध्यान से देखिए, एक्सपेरिमेंट बहुत बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट है। जब ये चुंबक पास पास होते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कटोरी में भरा हुआ, कटोरी में भरा हुआ जो ये था हमारा द्रव प्रतिचुंबकीय पदार्थ था, देखिए कैसे हो गया, कटोरी में भरा हुआ प्रतिचुंबकीय पदार्थ देखिए मेरा कैसे हो गया, देख पा रहे हो कैसे हो गया। चलो इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कलर कर देता हूँ, तो आपको एकदम बढ़िया समझ आएगा। इसको कलर कर देते हैं ना, चलो इसको एक कलर कर देते हैं प्यारा सा, ऐसे करके। ये गलत हो गया, रुको। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ देख रहे हो कैसे हो गया है, कैसे किस प्रकार से हो गया है, किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है। हाँ, देखा आपने किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है। ठीक है, अब इसको भर देते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, सोना की तरह भर दे, हम इसको यहाँ पे भर देते हैं। पहचान ले रहा है लाइन, इस तरीके। ठीक है, तो आपने देखा प्रतिचुंबकीय पदार्थ किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ किस तरीके से व्यवहार कर रहा है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ मेरा ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, देखिए जहां बीच में, जब भी अगर आप इसको दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में रखिएगा ना, मतलब यहाँ पर मान लीजिए कि दो चुंबकों को ऐसे पास पास रखिएगा, पास पास रखिएगा दो चुंबकों को, तो फिर यहाँ पर ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा बीच में देखिए ऐसे ऐसे बीच में इस तरीके से हो जाएगा, बीच में कैसा हो जाएगा, बीच में इस तरीके से ऐसे ढलान आ जाएगा, ऐसे ढलान आ जाएगी इसमें। अगर आप इसको क्या करोगे, दूर दूर रखोगे, मतलब सॉरी अगर आप इस चुंबकों को अगर पास पास रखिएगा, ऐसे पास पास ला के ऐसे सटा के रखिएगा, तो यहाँ पर जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ आप इसके अंतर्गत भरोगे, यानी कांच की प्याली में आपने जो आपने सोना चांदी ये सब भर रखा है पिघली अवस्था में, वो कैसा हो जाएगा, ये बीच में इस तरीके से ऐसे लेयर बना लेगा और कोने कोने पर ऐसे उड़ जाएगा। जो आप इनको क्या रखोगे, चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे पास पास एकदम, दो चुंबकों को ऐसे बिल्कुल पास पास रखोगे। जब दो चुंबकों को पास पास रखोगे तो ये सिचुएशन होगी, याद रखिएगा। और अगर इन दो चुंबकों को थोड़ा सा दूर दूर रखोगे, दो चुंबकों को क्या रखोगे, दूर दूर रखोगे, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से ये बनता है, किस तरीके से ग्राफ बनता है। माने यहाँ पे जो आपने लोहा सोना चांदी आपने पिघली अवस्था में भरा है, वो इस तरीके से ऊपर उठ जाएगा। ये कांच की प्याली है, ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये कांच की प्याली है, कांच की प्याली में ये जो ऊपर उठा है ना, ये सब आपका लोहा सोना चांदी जो आपने गली अवस्था में लिया है वो उड़ गया इस तरीके से। क्यों उड़ गया है आपको पता है, इसलिए उड़ गया क्योंकि आपने इसे चुंबक के ऊपर रख रखा है। कांच की प्याली को किसके ऊपर रख रखा है, चुंबक के ऊपर। नहीं समझ में आया, ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आया तो, अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान से सुनिए। मान लीजिए दो चुंबक रखे गए, एकदम पास पास रखे गए हैं दो चुंबक, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। इसके ऊपर ना, इसके ऊपर आप रख दीजिए कांच की ऐसे प्याली, कांच की प्याली रख दीजिए, और कांच की प्याली में क्या भर देंगे आप, जैसे ही आप इसके अंतर्गत वो दो चीज़ भरेंगे, क्या चीज़, या तो लोहा, सॉरी लोहा नहीं, सोना, या तो आप सोना भर दीजिए या चांदी भर दीजिए, कुछ भी भर दीजिए पिघली अवस्था में, या पानी ही भर दीजिए, सिर्फ पानी भर दीजिए, लोहा सोना चांदी जो होती है पानी भर दीजिए। पानी में तो एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तरह ही व्यवहार करता है ना, आपने देख रखा है। H2O, H2 में कितने हो गए, 2 हो गए इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हमारे, बताओ, 10 इलेक्ट्रॉन हमारे सम संख्या में है, सम संख्या में, तो ये भी हमारा H2O भी क्या व्यवहार करेगा, चुंबक की तरह ही तो व्यवहार करेगा ना। तो जब आप कटोरी के बीच में रखोगे, जब आप कटोरी के बीच में मान लो पानी भर देते हो और फिर इसे चुंबकों को एकदम पास पास एकदम सटा के रखते हो, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से ऐसे, यहाँ पे जो पानी होगा इस तरीके से ऐसे 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 हो जाएगा, माने बीच में यहाँ पे ऐसे गड्ढा हो जाएगा और साइड साइड से ही ऐसे उड़ जाएंगे। ध्रुवों के पास देखिए, ध्रुवों के पास ही उड़ गया है, ध्रुवों के पास देखिए क्या हो रहा है, उड़ गया है, जब बीच में आपने इनको बहुत पास पास नजदीक नजदीक रखा है। ठीक है, जब यही कटोरी को आप किस में रखते हो, जब यही कटोरी को आप किस में रखते हो, बहुत दूर दूर, मतलब चुंबक बहुत दूर दूर होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल,
और इसमें कटोरी ले जाके रख देते हो। जब इसमें कटोरी ले जाके रखते हो ऐसे इस तरीके से, जब इस तरीके से इसमें ऐसे कटोरी ले जाके रखते हो तो इसके अंतर्गत जो यहाँ पे चुंबक रहता है वो चुंबक कैसे व्यवहार करेगा बताइए। ये चुंबक कैसे व्यवहार करता है, इस तरीके से इसमें बीच में उठता है, इसमें पानी बीच में उड़ जाएगा, इस तरीके से बीच में उड़ जाएगा। इस स्थिति में यहाँ पर बीच में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनता है, बीच में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनता है और यहाँ पर दुर्बल बनता है, यहाँ पर दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है इस तरीके से, ठीक है। और इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में यहाँ पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इसको ऊपर की तरफ ढकेलता है, ऊपर की तरफ प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। तो दो सिचुएशन यहाँ पे बनती है, दो सिचुएशन बनती है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यदि कांच की प्याली में प्रतिचुंबकीय पदार्थों को लेकर उसमें समीप स्थित ध्रुवों पर रखते हैं, समीप स्थित ध्रुव मतलब जब देखिए दोनों पास पास स्थित है तो इसे समीप स्थित ध्रुव पर रखते हैं, तो बीच में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्रव बीच में दब जाता है, बीच में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र हो गया है, जिसकी वजह से द्रव क्या हो गया, बीच में द्रव क्या हो गया, बीच में दब गया है, द्रव बीच में दब गया है, क्योंकि यहाँ पे खिंचाव आ रहा है ना, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बीच में लग गया है, जिसके कारण द्रव क्या हो रहा है, दब गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि प्याली को दूर स्थित चुंबकीय ध्रुवों पर रखा जाए, दूर स्थित अगर चुंबकीय ध्रुवों पर रखा जाए, जैसे यहाँ पर देखिए ये दूर दूर है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर इनमें प्याली को रखा जाए तो क्या होता है, तब ध्रुवों के समीप चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होने के कारण, ध्रुवों के समीप जो है चुंबकीय क्षेत्र काफी प्रबल हो जाता है, इसके कारण जो है बीच में ऊपर उठ जाता है, ध्रुवों के समीप चुंबकीय क्षेत्र काफी प्रबल हो जाता है, जिसके कारण ये बीच में क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है ऐसे पानी। तो ये दो लाइन आपको इसमें भी लिखनी है, ठीक है। ये कांच की प्याली का एक्सपेरिमेंट आपके एग्जाम में तो नहीं आता है, बट आपके सिलेबस में है, एग्जाम में ये नहीं आता है बट सिलेबस में है, क्या करें। सर आज हम पटना आ रहे हैं आप लोग से मिलने। अच्छा सुशील, मिलने आ रहे हो, संडे है यार, मैं सोचा था आज घर जाने के लिए, तो मिल तो नहीं पाएंगे, संभव नहीं है, अभी मैं घर चला जाऊंगा पढ़ा के आपको। बैक करना है, अभी पढ़ा के घर निकल जाएंगे। सारे टीचर तो घर निकल गए हैं, संडे के दिन छुट्टी पर रहते हैं ना सब लोग। कहाँ से बैक करूँ, देखो 3 पन्ना अभी पढ़ाया है, ये पन्ना 1 पन्ना पढ़ाया है, इसमें देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो 1 2 3 अगर आप ले रहे हो तो, ठीक है। और ये वाला डायग्राम बनाने के लिए बोला है मैंने, ये डायग्राम बना लेना। उसके बाद ये वाला है, ये वाला है, ये वाला प्रतिचुंबकीय पदार्थ में 3 गोल लिखने के लिए, 3 गोल लिखने के बाद आप यहाँ लिखोगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ में पॉइंट्स, ये सारे लिख सकते हो, ये सारे पॉइंट्स भी आप और लिख सकते हो, जैसे ये वाला एक पॉइंट लिख सकते हो, ये पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। 4-5 पॉइंट हो गए। एक और पॉइंट मैंने आपको बोला था, ये वाला पॉइंट, जैसे ये वाला प्याली का एक्सपेरिमेंट है, प्याली का एक्सपेरिमेंट है, आप प्याली का एक्सपेरिमेंट देख सकते हो, ये दोनों प्याली के एक्सपेरिमेंट देख लीजिए, ठीक है। अब एक नोट है, एक छोटा सा नोट है, ये नोट डाल के लिखिएगा, अब आप इसे नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के। नोट क्या है सर, नोट में मैं आज आपको एक चीज बताने वाला हूँ सुपर कंडक्टर के बारे में। आज मैं आपको एक सुपर कंडक्टर के बारे में बताने वाला हूँ, इसको कहते हैं अतिचालक, इसको क्या कहते हैं, अतिचालक पदार्थ। बहुत शानदार चीज है प्यारे बच्चों, बहुत शानदार चीज है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो तांबे का तार होता है इसमें बहुत ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप सभी जानते हैं तांबे के तार में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तांबे के तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा ठीक है सर, तांबे के तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, और आप एक चीज़ और जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बहुत ज़्यादा होती है तो वो आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह कर पाते हैं। आपको ये मैंने पढ़ाया है विद्युत धारा चैप्टर में कि अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होंगे, किसी भी पदार्थ में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है तो वो आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं, वो विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए जो चांदी होता है सबसे अच्छा सुचालक कहलाता है। चांदी क्यों सबसे अच्छा सुचालक कहलाता है, क्योंकि चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, है ना। और दूसरे नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे आता है तांबा, दूसरे नंबर पे कौन आता है, तांबा आता है, ठीक है। अब अगर इन सब को आपने ये पढ़ रखा है कि जब मैं ताप बढ़ाता हूँ इनका, आपने ये पढ़ रखा है कि यदि मैं इनका ताप बढ़ाता हूं तो क्या होता है, आप ये बताओ, जब मैं इनका ताप बढ़ाता हूं तो आपने पढ़ रखा है कि R इज इक्वल टू जो इनका प्रतिरोध होता है ml अपॉन में ANE² टाउ, ये फॉर्मूला याद है। यहां से R जो है ना डायरेक्टली ई प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन में टाउ के। यानी जब मैं इन पदार्थों का, जैसे चांदी तांबा इन सब पदार्थों का अगर मैं ताप बढ़ाता हूं
तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत तेजी से टकराने लगते हैं एक दूसरे से, बहुत तेजी से टकराने लगते हैं, उनका वेग बढ़ जाता है, वो बहुत तेजी से आपस में टकराने लगते हैं जब इनको गर्म करते हैं। अगर मैं इन चालकों को हीट करता हूं, गर्म करता हूं, यानी कि इनका ताप बढ़ाता हूं, ताप वृद्धि करता हूं, तो ताप वृद्धि करने पे क्या होता है, गर्म करने पे क्या होता है, इनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊष्मीय चाल इतनी बढ़ जाती है कि वो बहुत तेजी से गति करने लगते हैं। और जब बहुत तेजी से गति करने लगते हैं तो उनके टक्करों की जो संख्या है टाउ, उनके टक्करों की जो संख्या है टाउ, मतलब टक्करों के बीच लगने वाला जो समय है टाउ, टाउ क्या है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर जब करता है तो उसके बीच लगने वाला टाइम पीरियड है, समय है। यहाँ पे टाउ वही तो है। टाउ होता क्या है आप बताओ, टाउ क्या होता है, आपने पढ़ा है, याद है कि भूल गए, पढ़ा है ना सब कुछ पीछे, याद है कि भूल गए। अगर एक इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच में जितना समय लगता है, जो समय लगता है उसे ही टाउ कहते हैं। अगर इनकी स्पीड बढ़ जाएगी तो यहाँ पे समय कम लगेगा, समय कम लगेगा। और जब ये टाउ कम हो जाएगा, टाउ कम हो जाएगा तो आर का मान बढ़ेगा कि घटेगा, नीचे हर इसका कम होगा तो आर का मान बढ़ेगा कि घटेगा। अगर समय कम लगेगा टक्कर होने में तो आर का मान बढ़ेगा कि घटेगा, आर का मान बढ़ेगा। वेरी गुड, आर का मान क्या हो जाएगा, अगर ये कम होगा तो आर का मान इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब हम इनडायरेक्टली ये कहते थे कि अगर किसी भी चालक का ताप वृद्धि करेंगे, किसी भी चालक का ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। मतलब अगर मैं किसी चालक को गर्म करूंगा, हीट करूंगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता जाएगा। वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है, चालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ रहा है, तो अगर चालक को ठंडा करें तो, अगर चालक को ठंडा करें तो क्या होगा, उन्होंने कहा करो इसको, ठंडा देखा जाएगा। उन्होंने कहा इसके ऊपर डाल दो नाइट्रोजन गैस, बिल्कुल ठंडी 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 नाइट्रोजन गैस इसके ऊपर डाल दो, देखते हैं फिर क्या होता है। उन्होंने डाल दिया इसको नाइट्रोजन गैस के अंतर्गत, अंदर तरवा को नाइट्रोजन गैस में डाल दिया और कहा कि देखते हैं इसको ठंडा करके क्या होता है। मेरे पास इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, उस छोटे से एक्सपेरिमेंट को ना मैं फ्रिज में रख दो, नहीं फ्रिज में क्या, मैं इसको गर्म करके, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल वीडियो है मेरे पास, शायद मैं उसको दिखा सकूं, तो मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। तो मैं एक छोटे से एक्सपेरिमेंटल वीडियो आपको दिखा सकता हूँ। मेरे मेरे इंस्टा आईडी पर शायद पड़ी हो, मैं उसको दिखाता हूँ आपको, मैं डाउनलोड करके तुरंत दिखाऊंगा। फिजिक्स बाय सौरभ, यही है, ठीक है, बताइए जल्दी से। सर आपकी इंस्टा आईडी क्या है, अच्छा नहीं मैं इंस्टा आईडी नहीं बता रहा, दरअसल मेरे उस पर पड़ा हुआ है, मैं उसको निकाल के देखता हूँ क्या है। एक मिनट रुक जाओ बस, मैंने उसमें ना वो डाल रखा है, एक एक्सपेरिमेंट डाल रखा है, उस एक्सपेरिमेंट को मुझे निकालना है। मिल नहीं रही मेरी आईडी, कहाँ चली गई, डिलीट हो गई क्या, पता नहीं कहाँ रखी है, अभी मिल नहीं रहा है, कल किसी दिन दिखाऊंगा, ठीक है, किसी दिन दिखाऊंगा। या फिर अगर जो बच्चे मेरी इंस्टा आईडी जानते होंगे वो देख लीजिएगा, आईडी पे पड़ा हुआ है एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अभी तो मिल ही नहीं रही आईडी, मैं अपनी आईडी ही नहीं सर्च कर पा रहा। इंस्टा मैं बहुत कम चलाता हूँ, ऐसा नहीं है मैं बहुत ज़्यादा चलाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कम चलाता हूँ। मिल गई, सौरभ सर फिजिक्स, सौरभ सर फिजिक्स नाम से है, मिल गई है, मैं आपको तुरंत दिखाता हूँ डाउनलोड करके। बहुत अच्छा हुआ मिल गई, मैं आपको तुरंत दिखाता हूँ, ठीक है। आज मैं दिखाई दूंगा आपको सुपर कंडक्टर आखिरकार होता क्या है, सुपर कंडक्टर आखिरकार होता क्या है, मैं आज आपको दिखा दूंगा। एक मिनट पॉज करना पड़ेगा क्लास आपको, एक सेकेंड, रुक जाइए, हाँ हाँ कर दीजिए, रुकिए, टेलीग्राम खोलना मना किया गया है, हाँ हाँ खोल दीजिए, ऑन करिए। चलिए स्टार्ट करिए, आगे आगे जल्दी बताइए, क्या मेरी आवाज़ आ रही है, एक बार सभी बच्चे बताइए कमेंट बॉक्स में, मेरी आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है। चलिए तो आपको एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या आवाज़ यहाँ से बंद है, हाँ
चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक्सपेरिमेंट सबको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए एक बंदे ने क्या लिया है, बल्ब लिया है, हाथ में लिया है ना, बल्ब लिया है ना, इसको 50 फीट कॉपर वायर से इसने लपेट रखा है, 50 फीट की कॉपर वायर में इसको देखो लपेट रखा है, 50 फीट की, बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है, तार का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बल्ब देखो कितना धीमे जल रहा है, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो बल्ब धीमे जलेगा क्योंकि धारा कम प्रवाहित होगी। देखो जैसे ही उसने इसको ठंडे उसमें रखा, जैसे ही देखो उसने किसके ऊपर रखा, ठंडा किया, इसको तार को ठंडा किया, तार को ठंडा होते ही मान क्या बल्ब तेज जलने लगा, अचानक से जादू हो गया। तार को जैसे ही उसने ठंडा किया देखो बल्ब इतने तेज जलने लगा यार, देखो थोड़ा सा, अभी देखो बल्ब किस स्पीड से जल रहा था, इसका रेजिस्टेंस अभी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही वो इसमें डालेगा तो यहाँ पे ठंडा, जैसे ही ठंडा करेंगे, तार को हम लोग ठंडा करते हैं, जैसे ही हम तार को ठंडा करते हैं ना, बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस अचानक से कम हो जाता है, और जब रेजिस्टेंस कम हो जाता है किसी भी चीज़ का तो करंट बढ़ जाती है, और करंट बढ़ जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, बल्ब अचानक से बहुत तेज जलने लगेगा। यही हो रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, समझ में आएगा। अभी बल्ब बहुत धीमे जल रहा है, 50 फीट लंबे कॉपर वायर को उसने लपेट रखा है, तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तार का। अब देखिए यहाँ पे जैसे उसने इसके अंदर डाला, अरे भाई साहब ये क्या था, यहाँ पे इसके अंदर था क्या, ऐसा क्या था, अरे नाइट्रोजन गैस थी यार। नाइट्रोजन जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ठंडा होता है, सुपर ठंडा होता है, तो लिक्विड नाइट्रोजन में जैसे ही उसने डाला तरवा मेरा बहुत ठंडा गया, और ठंडा गया तो रेजिस्टेंस एकदम कम हो गया, रेजिस्टेंस कम होते ही मान देख रहे हो धारा का मान कितना तेज बढ़ गया। सुपर कूलिंग इट एंड इंक्रीजेस द करंट so that flow as a matter of fact some materials that down so much, that's called superconduction। इसको क्या कहते हैं, सुपर कंडक्शन कहते हैं। क्या बात है, समझ में आ गया। भाई के लिए कौन सी बेस्ट है बुक, मुझे नींद आ रही है, सो जा बड़ा। तांबा का क्या, चुंबकीय प्रभाव, देखिए मैं सब बताता हूँ, पहले ध्यान से सुनो, तो मेरी बात को ध्यान सुनो। मैंने क्या कहा अभी तक, मैंने अभी आपको क्या समझाया, अभी तक मैंने समझाया दुनिया में जितने भी चालक होते हैं अगर उनका हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप की वृद्धि के साथ साथ उनका प्रतिरोध आर बढ़ता है, मतलब गर्म करोगे तो आर प्रतिरोध उनका बढ़ जाएगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया, उनको ठंडा करके देखा, उनको कहा कि चलो ठंडा करके देखते हैं चालकों को जब ठंडा किया तो फिर एक बहुत शानदार चीज मिली, और मिली ये क्या कि जब ठंडा करते हैं इन्हें तो इनका प्रतिरोध कम होने लगता है, प्रतिरोध क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो ठंडा करने पर प्रतिरोध क्या होने लगता है, ठंडा करने पर प्रतिरोध क्या होने लगता है, प्रतिरोध कम होने लगता है, और कम होते होते एक स्थिति आती है प्रतिरोध जीरो हो जाता है, जीरो प्रतिरोध हो जाता है। जब जीरो प्रतिरोध हो जाता है प्यारे बच्चों, तो फिर मतलब जीरो तो बहुत रियल कंडीशन है, पर आप ये कह सकते हैं कि लगभग जीरो हो जाता है, लगभग हम जीरो प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में जो हमारी करंट होती है ना, आई का मान अधिकतम हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, धारा बहुत ज्यादा प्राप्त होने लगती है। अब इस स्थिति में होता क्या है ना, एक चीज होता है कि विद्युत ऊर्जा का लॉस नहीं होता, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, सारे इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे होते हैं। तो बल्ब बहुत तेज जल रहा था, आपने देखा। ऐसी स्थिति में जो भी चालक होता है, ऐसी स्थिति में जो भी चालक पदार्थ होता है उसे हम चालक ना बोल के उसे हम क्या बोलते हैं, अति चालक बोलते हैं। क्या कहते हैं, अति चालक बोलते हैं। ऐसी स्थिति में जो भी चालक होता है जो बहुत ज्यादा ठंडी स्थिति में हो, जिसमें से धारा का प्रवाह अधिकतम हो रहा हो और उसमें प्रतिरोध शून्य हो, उस चालक को हम क्या बोलते हैं, अति चालक बोलते हैं। इसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। क्या कहते हैं, जैसे सुपरमैन नहीं होता है, जैसे सुपरमैन नहीं होता है उसी तरह सुपर कंडक्टर होता है, सुपर कंडक्टर, CONDUCTOR, DUCTOR। बात समझ में आया, सुपर कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टर क्या होता है, एक प्रकार का चालक ही होता है, जब हम उसे बहुत ठंडा कर देते हैं तो धारा का मान अधिकतम हो जाता है, ज्यादा धारा प्राप्त होने लगती है। चलो इतनी बात सर समझ गए। तो सुपर कंडक्टर का क्या, सुपर कंडक्टर का क्या, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कम ताप पर पदार्थ की प्रतिरोधकता के एकाएक शून्य हो जाने पर, कम ताप, जब बहुत ज्यादा कम ताप करते हैं तो पदार्थ का जो प्रतिरोधकता होता है, रो होता है, या फिर आप कह सकते हैं आर होता है, ये एकाएक क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाने पर, यानी अचानक शून्य हो जाने की घटना को अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। वह जिन पदार्थों में ये घटना होती है उसे अति चालक कहते हैं। ठीक है, बात ये कही गई है कि अगर अति चालक सुपर कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, अगर मैं यहां पर सुपर कंडक्टर को ले आके रख दूं चुंबकीय क्षेत्र में तो क्या हाल होगा, लाके यहां पर सुपर कंडक्टर लाके रख दूं, अब बताओ क्या होगा,
सुपर कंडक्टर को रखने पे क्या होगा, तो आपको बता दूं मैं, सुपर कंडक्टर को रखने पर इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है, इसके भीतर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं पाया जाता, कोई चुंबकीय क्षेत्र इसके भीतर नहीं पैदा होगा। ठीक है, तो इसे मेसनर प्रभाव कहते हैं, इसे मेसनर प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसनर प्रभाव कहते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, इस चीज को कि अगर मैं सुपर कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाकर रखूं तो सुपर कंडक्टर यानी कि जो अतिचालक पदार्थ होगा उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, उसके भीतर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। और ऐसा किस किस लिए हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने अंदर से कोई बल रेखा गुजरने नहीं दिया। वो इतना दुष्ट है कि वो अपने अंदर से कौनो बल रेखा गुजरने नहीं देता, कहता है कि मैं क्यों जाने दूं, तो सारे चुंबकीय बल रेखाओं को इधर उधर से गुजार देगा लेकिन अपने भीतर से नहीं गुजरने देगा। इस कारण उसका जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है वो शून्य होता है, उसका कोई परिणामी चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता। ठीक है, उसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसकी शून्य होती है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? मेसनर प्रभाव करते हैं, कहते हैं क्योंकि वैज्ञानिक मेसनर ने इसकी खोज करी थी, इसलिए इस इफेक्ट को मेसनर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इतना लिख लोगे? बताओ जल्दी से, ये हो जाएगा। नोट डाल के लिखना है कॉपी में, सब बच्चों को नोट डालना है, लिखना है, नोट डालना है, लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो। क्या चाहिए, क्या चाहिए? बहुत छुट्टी चाहिए सर? हो गया जी सर, हो गया। अरे यार चैप्टर 4 का पीवाई क्यों चाहिए तुमको? चैप्टर 4 का पीवाई क्यों करा दें? करा देंगे, कल करा देंगे, चलो ठीक है, देखते हैं, बात करेंगे। ठीक है, बात करेंगे, देखते हैं, अगर हो सकेगा तो कल करा देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया कि अगर मैं सुपर कंडक्टर को ले जाके यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में रखता हूँ, मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, मान लो यहाँ साउथ पोल है, बढ़िया बराबर से काम चल रहा था, लेकिन यहाँ पर जैसे सुपर कंडक्टर पदार्थ को बीच में ला के रखूंगा, चुंबकीय बल रेखाएं सीधी जा ही नहीं सकती, चुंबकीय बल रेखाएं सबको मुड़ के जाना पड़ेगा। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर तीव्रता शून्य होती है इसके। ठीक है, इसके अंतर्गत कोई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं होती सुपर कंडक्टर में। और भी सुपर कंडक्टर के प्यारे प्यारे गुण होते हैं बस, लेकिन काम भर के लिए इतना ही था। सुपर कंडक्टर को फिर से पढ़ाएंगे जब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ना, अर्धचालक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14। जब चैप्टर नंबर 14 पढ़ाएंगे तो फिर आपको सुपर कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा जानकारी मिलेगी, सुपर कंडक्टर और क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, तो चैप्टर 14 में हम और चीज़ों को पढ़ेंगे, अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिकी। ठीक है, चैप्टर 14। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं। अब आपको थोड़ा सा चुंबकीय आघूर्ण के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिलते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण कैसे उत्पन्न होता है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या सिस्टम है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का सिस्टम क्या है वो आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। इसका सिस्टम थोड़ा सा समझाता हूँ। इसका क्या समझाना है? सिस्टम। आप कहोगे सर ये सिस्टम आखिरकार है क्या इसका? देखते हैं, बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपने कभी ये पढ़ रखा चलिए ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं? आपका आंसर होगा सर ऑक्सीजन में होते हैं लगभग अगर हम मान लें 8, इसके अंतर्गत 8 परमाणु नहीं, सॉरी इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन के अंदर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं ऑक्सीजन के अंतर्गत 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 8 इलेक्ट्रॉनों को अगर हम रखना शुरू करेंगे ना तो हम इस तरीके से ऐसे रखेंगे, पहले रखेंगे 2 और फिर रखते हैं 6 और 2 इस क्रम में रहते हैं। मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर हम इनको पहली कक्षा में देखें तो पहली कक्षा में उप कक्षा, आप जानते हैं पहली कक्षा में उप कक्षाएं होती हैं, सब सेल होती हैं, सब सेल होती हैं। तो जो उप कक्षाएं होती हैं उन उप कक्षाओं की बात करें तो पहली कक्षा में जो एक उप कक्षा होती है वो होती है एस सब सेल होती है। पहली कक्षा में एक उप कक्षा होती है। दूसरी कक्षा में 2 उप कक्षाएं होती हैं, एक होती है एस, एक होती है पी। क्या आप ये बात जानते हैं? दूसरी कक्षा में कितनी उप कक्षाएं होती हैं? एक होती है एस और एक होती है पी, है ना। तो चलिए पहली कक्षा में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। सिर्फ एस वाली उप कक्षा होती है, इसलिए यहाँ पर बनेगा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ ऐसे रहता है, एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ ऐसे रहता है। क्या आप ये बात जानते हैं? आपने ये भर रखा है कक्षा 11 में, बताइए। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ। मतलब पहली कक्षा में जो 2 ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरीके से घूर्णन कर रहे होते हैं? एक इस दिशा में घूर्णन कर रहा होता है, एक इस दिशा में घूर्णन कर रहा होता है। क्या आपको ये बात पता है? पहली कक्षा में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक इस दिशा में, एक इस दिशा में घूर्णन कर रहा होता है भैया, ऐसा 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 नाच रहा होता है। ये आपको बात पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो जानते रहिए। पहली कक्षा में एक उप कक्षा होती है, वो एक उप कक्षा होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ऊपर नीचे से घूमते हैं। दूसरी कक्षा में एक होता है एस और एक होता है पी।
एस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऊपर घूमता है एक नीचे घूमता है। पी वाले में 3 इस तरीके से सेट होते हैं, जिसमें मतलब इसमें पी वाले में अधिकतम 6 हो सकते हैं, लेकिन इसमें सौभाग्य से 2 इसके पास चले गए तो 4 बचते हैं। 4 एक इधर बचता है, एक इधर बचता है, 2, ठीक है, और ये 3 हो गया और फिर यहाँ पे एक 4 हो गया इस तरीके से। बताइए समझ में आ गया सबको? समझ में आया सबको कि नहीं आया? ऐसे ही रहता है, ऐसे ही रहता है। क्या आपने कक्षा 11 में ये सब चीज़ें जानी थी? कक्षा 11 में ये पढ़े हो केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में रहता है, फिजिक्स में नहीं रहता, ये फिर केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है। तो केमिस्ट्री में ये चीज़ें रहती हैं कि देखिए जो पहली कक्षा होती है, मैं आपको बता दूं फिर से, जो पहली कक्षा होती है मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं। मान लीजिए नाभिक है, मान लेते हैं ये नाभिक है, और नाभिक के अंतर्गत 2 कक्षाएं हैं मान लेते हैं। नाभिक के अंतर्गत क्या है, 2 कक्षाएं हैं, ये हमारा नाभिक हो गया। अब इसमें क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इधर होता है एक इधर होता है, ठीक है। बाकी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इधर 4 और 2 6, 6 और 2 मिला के कितने हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन सब मान लेते हैं। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ये सब शेल, एक ही सब शेल होता है, मतलब कि एक उपकक्षा होती है, और वो उपकक्षा होती है एस उपकक्षा, और जो दूसरी कक्षा होती है ये 2 भागों में बटी होती है। इसमें एक एस उपकक्षा होती है और एक पी उपकक्षा होती है। एस उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी उपकक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका भरने का क्रम भी ऐसे होता है कि 1 2 3 पहले सिंगल सिंगल एक ही दिशा में रहते हैं, फिर एक अपोजिट दिशा में रहता है। इस तरीके से ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये इनके भरने का भी क्रम होता है इस तरीके से। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, और जानेंगे क्या इसमें, इसमें हम लोग जानने ये वाले हैं प्यारे बच्चों कि इसमें ऐसा सिचुएशन बनता है कि इसमें जब सम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं पेयर, क्या बनाते हैं, युग्म बनाते हैं, 2 2 का युग्म, 2 2 का क्या बना लेते हैं, 2 2 का युग्म बना लेते हैं। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा बना लेते हैं। युग्म मतलब क्या होता है, पेयर बना लेते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन चूंकि सम संख्या में है तो 2 2 का पेयर बना लेंगे, 2 2 का पेयर। एक इलेक्ट्रॉन इस दिशा में घूमेगा, दूसरा इस दिशा में घूमेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस दिशा में, दूसरा इस दिशा में घूमता है, ऐसे 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 ऐसे, तो सब ऐसे ऐसे ही घूम रहे हैं इसमें। मतलब अगर ये चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर रहा है, एक घूम करके इस दिशा में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर रहा है, तो दूसरा इस दिशा में घूम के उसके चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, निरस्त कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है। एक अगर इस दिशा में घूम के चुंबकीय आघूर्ण पैदा कर रहा है ना, तो दूसरा उस दिशा में घूम के चुंबकीय आघूर्ण निरस्त कर दे रहा है। तो बताओ इसका परिणामी जो चुंबकीय आघूर्ण निकल के आएगा, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, परिणामी वो कितना आएगा बताओ, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण इस हिसाब से तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा बताओ, अगर इसने 2 चुंबकीय आघूर्ण बना दिया, इसने -2 कर दिया, इसने +2 कर दिया, इसने -2 कर दिया, इसने +2, इसने -2, इस तरीके से इसका जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण आता है, जब सम संख्या में इलेक्ट्रॉन, चूंकि प्रति चुंबकीय पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कैसी संख्या में होते हैं, सम संख्या में होते हैं, इसलिए 2 2 यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर बना लेते हैं, और यहाँ पे हर पेयर में एक इलेक्ट्रॉन इस दिशा में, दूसरा इलेक्ट्रॉन उस दिशा में घूमता है, और घूम घूम के ये परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। घूम घूम के ये क्या करते हैं, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को 0 कर देते हैं। तो इतनी सी चीज को पहले हम थोड़ा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है, पढ़िए। ये प्रायः उन पदार्थों में पाया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। पहली चीज, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या अब हम कर रहे हैं। ये प्रायः प्रतिचुंबकीय गुण इन पदार्थों में पाया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, सम होती है, तथा 2 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके युग्म बना लेते हैं। हर युग्म में एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण दूसरे इलेक्ट्रॉन के चक्रण से विपरीत दिशा में होता है। हर युग्म में, हर जोड़े में एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण इस दिशा में, दूसरा उसके विपरीत दिशा में होता है। बात समझ में आ रहा है? अतः युग्म के इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को पूर्णतः निरस्त कर देते हैं, जिससे इसका नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। इसका नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी वजह से एक इस दिशा में घूम रहा है, दूसरा इस दिशा में घूम रहा है, नेट चुंबकीय आघूर्ण इसका 0 हो गया, बात खत्म। ठीक है, अच्छा आगे ये क्या कहता है आगे ये क्या कहता है, चलिए आगे आपको बताता हूं क्या कहता है। आगे ये कहता है कि अभी तो 0 हो जा रहा है, एक इस दिशा में घूम रहा है, एक दूसरी दिशा में घूम रहा है, लेकिन जब इसे हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तब इसके साथ क्या हाल होता है। मान लो कि इसे हमने किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, मतलब इधर तरफ नॉर्थ पोल है और इधर तरफ क्या है, साउथ पोल है, इसके बीच में हमने इसको ले जाके रख दिया। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ आप जान पा रहे हैं, सोना चांदी ये सब है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अगर इनको हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाके रख दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है बताओ,
इसके साथ फिर ऐसा क्या सिचुएशन हो जा रही है, इसमें चुंबकीय गुण कैसे पैदा हो जा रहा है, हो रहा है पैदा चुंबकीय गुण, लेकिन कैसे पैदा हो रहा है, ये अपोज क्यों भाग रहा है, दूर क्यों भाग रहा है चुंबकीय क्षेत्र से, ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ खिंच के ऐसे नॉर्थ की तरफ ऐसे खिंच के आ क्यों नहीं रहा है, ये दूर क्या भाग रहा है, ये दूर इसलिए भाग रहा है प्यारे साथियों, इसलिए भाग रहा है क्योंकि इसके अंतर्गत एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इस दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र, बहुत क्षीण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्षीण चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर उत्पन्न होता है। उस क्षीण चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहाँ पे जो बाहर चुंबकीय क्षेत्र है ना, इसको क्या करता है, अपोज करता है, धक्का मारता है, ये दूर भाग जाता है। चुंबकीय क्षेत्रवा में ये दूर भागता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की तरफ भाग जाता है। ठीक है, ये बात हम समझ पाए सर, ठीक है सर। अच्छा, इसमें एक चीज कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि अभी जो ये बहुत ही इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, आपने देखा कि जोड़ा बना ले रहा है, एक इस दिशा में घूम रहा है, दूसरा उस दिशा में घूम रहा है उल्टी दिशा में, एक इस दिशा में घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जिसके कारण इसका जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। लेकिन जैसे ही इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा, जैसे ही इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, आपको मैं बता दूं, एक अपनी स्पीड स्लो कर लेता है, एक अपनी स्पीड को स्लो कर लेगा और दूसरा अपनी स्पीड को फास्ट कर लेगा, एक अपनी चाल को धीमे कर लेगा, दूसरा अपनी चाल को तेज कर लेता है। तो जो तेज कर लेता है चाल को, उसके कारण ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण पैदा होता है, और जो धीमे कर लेगा उसके कारण चुंबकीय आघूर्ण कम पैदा होता है। तो अगर इस दिशा में घूमने वाला चुंबकीय आघूर्ण 2 पैदा करे और इस दिशा में घूमने वाला तेज घूम रहा है और तेज घूमने के कारण चुंबकीय आघूर्ण 3 पैदा कर दे, तो 3 में से 2 घटाओगे तो अब इसके ऊपर नेट चुंबकीय आघूर्ण कितना आ जाएगा, नेट चुंबकीय आघूर्ण 1 का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, नेट चुंबकीय आघूर्ण 1 का आ जाएगा कि नहीं। तो इस दिशा में घूमने के कारण अगर वो धीमे धीमे घूमने लगा और 2 का चुंबकीय आघूर्ण पैदा करे, इस दिशा में तेजी से घूम रहा है तो इस अपना चुंबकीय आघूर्ण 3 का पैदा करे, तो अब इसके ऊपर नेट चुंबकीय आघूर्ण आ जाता है। यही होता है जब हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। किसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थों को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इनके जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तेजी से घूमने लगता है, एक इलेक्ट्रॉन धीमे घूमने लगता है, जिसके कारण इसमें एक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत एक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न तो हुआ है और ये चुंबकीय क्षेत्र भी इसके अंतर्गत पैदा हो जाता है, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र वास्तव में बाह्य क्षेत्र की उल्टी दिशा में होता है, बाह्य क्षेत्र की उल्टी दिशा में होता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, हमेशा ये एक दूसरे का क्या करते हैं, अपोज करते हैं, एक दूसरे को कभी फूटी आग देखना नहीं चाहते, एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखें यहाँ पे क्या कहता है, जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, देखिए ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्षेत्र पदार्थ के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की गतियों को परिवर्तित कर देता है। क्षेत्र जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन के पदार्थ के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की गतियों को परिवर्तित कर देता है, इलेक्ट्रॉनों की गतियों को बदल देता है। प्रत्येक युग्म का इलेक्ट्रॉन धीमा हो जाता है। देखिए क्या लिखा है, हर एक युग्म, हर एक जोड़े का एक इलेक्ट्रॉन धीमा हो जाता है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, त्वरित हो जाता है। त्वरित मतलब तेज, त्वरित मतलब तेज। हर एक जोड़े का एक इलेक्ट्रॉन तेजी से घूमने लगता है, एक इलेक्ट्रॉन धीमे घूमने लगता है। अतः अब युग्म के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त नहीं करते। अब कैसे निरस्त करेंगे, अगर 2 इस दिशा में घूम रहा है, 2 इस दिशा में घूम रहा है, तब 2 कैंसिल हो जाता था, प्लस माइनस। लेकिन अगर एक 2 इस दिशा में घूम रहा है, दूसरा इस दिशा में 3 घूम जा रहा है, 3 घूम जा रहा है, तो अब कैसे कैंसिल होगा भाई, अब कैंसिल नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार परमाणुओं में चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, चुंबकीय आघूर्ण आ जाता है, और इस चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा होती है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के उल्टी होती है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की उल्टी होती है। इसलिए क्या करता है, ये क्षेत्र की दिशा से थोड़ा सा प्रतिकर्षित होता है, क्षेत्र से थोड़ा प्रतिकर्षित होता है, इसलिए पास इसको लाते हैं तो दूर भाग जाता है। याद है ना, इसको पास ला के रखते हैं तो क्या होता है, दूर भाग जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आपको लिखना पड़ेगा, इतना सा लिखना पड़ेगा। देख लीजिए फटाफट क्या क्या लिखना है, देख लीजिए क्या क्या लिखना है। अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय करा देंगे फिर छुट्टी। ठीक है, अनुचुंबकीय लौह चुंबकीय जल्दी से कर लो फिर छुट्टी, जल्दी कर लो फिर छुट्टी, पक्का छुट्टी। पीवाईक्यू के लिए कौन सी बुक, अरे पीवाईक्यू के लिए खरीद लो यार। अभी मुझे एक बच्चे ने सजेस्ट किया था, ब्रिलियंट की आई है, 2025 की आई है शायद,
ब्रिलियंट की आती है, 2025 की आती है, बढ़िया है वो, पीवाईक्यू के लिए बढ़िया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू होता है, इतना जान लीजिए पहले तो आप सभी, जो बोर्ड पेपर का हुआ बना के रखे हैं ना, अगर आप पीवाईक्यू सिर्फ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 80% हुआ तो खत्म हो जाएगा। 80 क्या, मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि हाँ 70 से 75 या 80% आपका जो डर है ना, डर क्या मतलब, इतना नंबर तो आपका पक्का ही हो जाएगा। पीवाईक्यू से बिहार बोर्ड बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट करता है, तो पीवाईक्यू पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो पहले पीवाईक्यू ख़त्म कर दीजिए। और पीवाईक्यू के लिए मुझे अभी तक जो बुक समझ में आई है, 2 बुक अच्छी लगती है मुझे पीवाईक्यू के लिए। एक आती है गोल्डन वाली, जो पूरा 2009 से पता नहीं क्या तक दे देती है, 2009 से 2025 तक दे देती है पूरा, वो वाली 2024 तक, 24 का पेपर हुआ था ना इस साल, 2009 2024 वाली गोल्डन की एक आती है, पूरा हर एक चैप्टर वाइज में सन वाइज दिया रहता है। जैसे 2009 का पेपर पूरा सॉल्यूशन, 2010 का पेपर सॉल्यूशन, 2011 पेपर सॉल्यूशन, 12 पेपर सॉल्यूशन, इस तरीके पूरा पेपर सॉल्यूशन दिया रहता है। एक ये पीवाईक्यू का बेस्ट होता है गोल्डन वाली, और एक होती है ब्रिलियंट वाली, ये पीवाईक्यू के लिए बेस्ट है। लेकिन ब्रिलियंट में ना गलतियाँ बहुत हैं ब्रिलियंट में गलतियाँ भी काफ़ी हैं। पीवाईक्यूज़ जो गोल्डन वाली है उसमें मैं इसलिए बच्चों को सजेस्ट ये सब नहीं करता, ब्रिलियंट में कई क्वेश्चंस में गलतियाँ हैं, पहली चीज़। पीवाईक्यूज़ में कई क्वेश्चन में जो गोल्डन वाली है उसमें आंसर अजीब लैंग्वेज में लिख दिए हैं, कई क्वेश्चन के आंसर एकदम बेकार लैंग्वेज में, इसीलिए मैं इन दोनों किताबों को सजेस्ट नहीं करता। बट हाँ, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन देखने के लिए ले रहे हो तो क्वेश्चन देखने के लिए बेस्ट है, सिर्फ क्वेश्चन देखने के लिए ले रहे हो तो क्वेश्चन देखने के लिए बेस्ट है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। सॉल्यूशन मत देखना यहाँ से, सॉल्यूशन बेकार है, क्वेश्चन देख सकते हो आप, ठीक है। और सॉल्यूशन मेरे से डिस्कस कर लेना, बाकी अगर कहीं आपको लगता है कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या सर, तो आप सॉल्यूशन मेरे से डिस्कस कर लेना, बात खत्म, ले लीजिए। टारगेट, हाँ टारगेट की बहुत शानदार होती है, टारगेट में गलतियाँ नहीं जल्दी मिलती। टारगेट मैंने पिछले साल पढ़ाई थी, काफ़ी पढ़ाई थी, मतलब पिछले साल लास्ट टाइम में टारगेट के मॉडल पेपर से भर भर के सारे क्वेश्चन फंस गए थे, सच बता रहा हूँ। कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं इस तरीके से तो मैं प्रमोशन कर दे रहा हूँ ना, लेकिन मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई, सीधी बात है, प्रमोशन नहीं कर रहा किसी भी चीज़ की मैं सबका नाम ले रहा हूँ। हम लोगों ने पिछले साल टारगेट के साथ किया था, टारगेट की किताबों में विद्याकुल लिखा भी हुआ था, टारगेट की मॉडल पेपर्स में विद्याकुल का छपा हुआ था लोगो पूरा पिछले साल। तो टारगेट की बुक्स काफ़ी अच्छी होती हैं, उसमें से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, ब्रिलियंट से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा था, ब्रिलियंट से जो ब्रिलियंट का मॉडल पेपर आता है ना उससे क्वेश्चन ही नहीं फंसे थे, इतना बकवास क्वेश्चन डाल रखे थे ब्रिलियंट वालों ने, सच बता रहा हूँ। लेकिन टारगेट के सारे क्वेश्चन फंसे थे, ये हकीकत है, ये हकीकत जो मैं बता रहा हूँ भाई। बाकी तुम्हें दुनिया वाले कोई भी कह ले, मैं तो हकीकत बताऊँगा, क्योंकि मेरा कोई फ़ायदा होता थोड़ी है, मुझे कोई पैसा थोड़ी दे देगा आके, ठीक है। जो हकीकत है वो हकीकत है, जाके मिला लेना, अगर मुझ पर विश्वास ना हो जाके खुद मिला लो। हाँ, हम लोग तो खुद पढ़ाए हैं इसलिए बता रहे हैं, हम लोग तो उसी में से पढ़ाए हैं पिछले साल। वाईटी क्लास है, कब है वाईटी क्लास? अगर कुछ नहीं लिए हो तो बेस्ट है, एक बात जान लो, अगर कुछ भी नहीं लिए हो मॉडल पेपर, कुछ भी नहीं लिए हो पीवाईक्यू, बेस्ट है, कुछ मत लो, मेरे पास सब है, मैं कराता रहूँगा, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ मुझे ये कराना है, मुझे ये कराना है, मैं सब कुछ कराऊँगा खुद ला ला के आपको, मैं कराऊँगा, किस लिए मैं हूँ, मैं खुद कराऊँगा। तो बस यही रहो, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपने फीस भर दी है, आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं है, किसी नोट्स, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है दुनिया में, बस यही रहो, मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ कराऊँगा, परेशान मत हो। अब दूसरा है पैरामैग्नेटिक, यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? ये बहुत ही आसान चीज़ है, देखो आप अगर पढ़ लोगे तो लाइन बाय लाइन आप अच्छे से समझ सकते हो, ये सब थ्योरी थी इसलिए इसे लिख के जाना बहुत जरूरी था यार। अब इतनी थ्योरी कौन लिखता, क्लास में इतनी थ्योरी अगर मैं लिखता तो लिखने में सारा समय चला जाता, इसलिए मैंने सोचा सब लिख करके ले आओ, खत्म करो एक दिन में, बहुत थ्योरी है, ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, दुनिया में ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं, कौन कौन से हैं देख लीजिए, आप देख लीजिए, जैसे सोडियम हो गया, अल्युमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर क्लोराइड है, ऑक्सीजन, O2, O2 यहाँ क्या लिखा है, O2 भी व्यवहार करता है थोड़ा सा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मंद चुंबकित हो जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर मंद चुंबकित हो जाते हैं। पहले तो O2 को काटो यार देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आप कुछ पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो वो क्या हो जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मंद, थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में,
ठीक है। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, अनुचुंबकीय कहलाएंगे। कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, अर्थात यह पदार्थ कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते हैं। इसका क्या मतलब होगा, कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते हैं? इसका मतलब ये होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ नॉर्थ पोल है, इसके यहाँ पे साउथ पोल है, और अगर आप एक ही चुंबक रखते हैं, मान लीजिए सिर्फ एक ही चुंबक है, मान लीजिए यहाँ पे इसका तो साउथ पोल होगा ही ना, अब एक ही चुंबक है, इसका यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, इसके पास यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, सारी बल रेखा घूम करके अंततः इधर ही आएगी। अगर इसके यहाँ पर आप कोई भी पदार्थ रखते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ले आके रखते हैं, कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ यहाँ ले आके रखेंगे, तो वो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में है तो वो भाग के सरक के आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा सरक के, इसके पास आ जाएगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, प्रबल होता है। ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, प्रबल होता है। तो अगर इनको दूर रखते हो तो ये सरक के कहाँ जाते हैं, ध्रुवों के नजदीक आ जाते हैं, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में आ जाते हैं। बात समझ में आया? तो ये वास्तव में क्या करते हैं, क्षेत्र की दिशा में हल्का सा चुंबकित होते हैं, क्षेत्र की दिशा में मंद चुंबकित हो जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं हुआ कि चिपक गया आके ध्रुवों में, ऐसा भी नहीं हुआ कि ध्रुव में आके चिपक गया खट्टा से, ऐसा भी नहीं करता है। बस ये क्या करता है, ध्रुवों की दिशा में थोड़ा सा ऐसे सरक के प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में आ जाता है, मंद चुंबकित होता है ना, ये थोड़ा सा चुंबकित होता है। ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, अर्थात यह पदार्थ कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तो उदाहरण में Na है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, मैग्नीज है, कॉपर क्लोराइड आदि, ऑक्सीजन काट देना। जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तब छड़ घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है। ये क्या बात हुई, जब इन्हें आप चुंबकीय क्षेत्र में लटकाओगे तो छड़ घूम के कैसी हो जाएगी। मान लो इन्हें आप चुंबकीय क्षेत्र में, आप यहाँ पे मान लीजिए क्या पदार्थ है, अल्युमिनियम है ना, अल्युमिनियम। मान लीजिए आप अल्युमिनियम की एक छड़ लेते हैं, अल्युमिनियम की एक छड़ ऐसे लिए है और इसको आपने बांध कर ऐसे करके यहाँ पे ऐसे लटका दिया है। और कहाँ लटकाया है अल्युमिनियम की छड़ को, चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे लटका दिया। यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके बीच में ऐसे लटका दिया अल्युमिनियम की छड़। अब क्या होगा, अल्युमिनियम की छड़, अल्युमिनियम की छड़ जो है घूम के ऐसे हो जाएगी। घूम के कैसे हो जाएगी अल्युमिनियम की हमारी छड़, ये छड़ हमारी घूम के कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, इस दिशा में ऐसे हो जाएगी, मतलब ये सीधी हो जाएगी। ये कैसी हो जाएगी, ये घूम के ऐसे सीधी हो जाएगी, इस दिशा में ऐसे सीधी हो जाएगी, ऐसे समांतर हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और वहीं अगर आप प्रतिचुंबकीय पदार्थ लटकाए होते ना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ लटकाए होते तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे ऐसे इसकी छड़ इसकी ऐसे हो जाती, छड़ इसकी कैसे हो जाती, चुंबकीय क्षेत्र से बिल्कुल ऐसे लंबवत हो जाती, ठीक है, या फिर घूम करके उल्टी दिशा में ठहर जाती। अगर आप इसको नॉर्थ साउथ में, क्योंकि अट्रैक्ट नहीं होना चाहती ना, ये कैसे होना चाहती है, रिपल करती है, ये प्रतिकर्षित होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ प्रतिकर्षित करेगी, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ क्या करेगी, आकर्षित करेगी। तो जैसा जैसा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। अगर आप अनुचुंबकीय पदार्थ की कोई छड़ को ऐसे लटका देते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तो वो क्षेत्र की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, क्योंकि आकर्षित होती है ना क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा, इसीलिए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, छड़ घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है, ये बात होती है। आगे क्या लिखा है, असमान चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखोगे तो यह चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करती है, यह दुर्बल या कम चुंबकीय क्षेत्र। देखिए क्या लिखा है, अगर आप असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे, यहाँ पे अभी कहाँ रखे थे, ये समान चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे, तब अगर असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो यह जहाँ पे कम चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, वहां से आके ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र में पहुंच जाएगी। मान लीजिए एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है जहां पे कम चुंबकीय क्षेत्र भी है, ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो कम चुंबकीय क्षेत्र से भाग के ज्यादा वाले चुंबकीय क्षेत्र में चली आएगी। ये होता है इसके साथ। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, जब अनुचुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें से होकर के गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात की तुलना में अधिक होती है। सीधी सी बात है, देखिए क्या बात है, सीधी सी बात है, मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ। सीधी सी बात देखिए, एकदम सीधी बात बोला है उसने। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है, यहाँ पे एक साउथ पोल है। मान लीजिए यहाँ से ऐसे खूब सारी ऐसे बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, खूब सारी ऐसे बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, खूब सारी ऐसे बल रेखाएं गुजर रही हैं। अब यहाँ पर अगर आप कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ ले जाके, सॉरी अनुचुंबकीय पदार्थ ले आके ऐसे रख देते हो ना, अनुचुंबकीय पदार्थ ले आके रख देते हो ऐसे करके, अनुचुंबकीय पदार्थ ले आके ऐसे रख देते हो, ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो आपको पता है बल रेखाओं के साथ क्या होता है, यहाँ पे बल रेखाएं कैसे व्यवहार करेंगी, बल रेखाएं कैसे व्यवहार करेंगी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बल रेखाएं कैसे व्यवहार करेंगी। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक क्या ला के रख दिया है, एक प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ यहाँ पे ला के रख दिया, अनुचुंबकीय पदार्थ ला के रख दिया। अब ये अनुचुंबकीय पदार्थ अब अल्युमिनियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना,
ठीक है। अब ये अनुचुंबकीय पदार्थ अल्युमिनियम का एक बॉक्स लाके इस चुंबकीय क्षेत्र में लाके रख दिया। होता क्या है कि जब आप इसे लाके रखते हो तो आसपास की जितनी भी बल रेखाएं थी, आसपास की जितनी भी बल रेखाएं थी वो सब इसमें से होकर गुजरने लगती हैं। मतलब ये जो आसपास की ऊपर से जा रही थी वो भी इसके अंदर से होकर जाने लगती है, जो नीचे से जा रही थी वो भी इसके अंदर से होकर जाने लगती है, ऐसे करके इस तरीके से जाने लगती है। दिखाता हूं मैं। अभी देखिए, जब निर्वात था तो यहाँ से एक बल रेखा जा रही थी, निर्वात था तो यहाँ से एक बल रेखा जा रही थी। आप यहाँ पे एक और बल रेखा कल्पना कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे इस तरीके से खूब सारी बल रेखाएं हैं, मान लीजिए ऐसे करके, ऐसे करके। कितनी बल रेखाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बल रेखाएं हैं। यहाँ पे अभी जब निर्वात था, जब ये नहीं रखा था, जब इसको मैं हटा दूं यहाँ से, अगर मैं बॉक्स को यहाँ से हटा दूं, लेट्स से ये बॉक्स को मैं यहाँ से हटा दूं, अगर मैं बॉक्स को यहाँ से हटा दूं, बॉक्स को नहीं हटा जी, हाँ बॉक्स को अगर मैं यहाँ से हटा दूं, तो यहाँ पर इतनी सारी बल रेखाएं, कितनी सारी बल रेखाएं गुजर रही है, कितनी बल रेखाएं गुजर रही है यहाँ पे? आप कहोगे सर यहाँ पे ना जो बल रेखा गुजर रही है वो एक सारी की सारी 1 2 3 3 बल रेखा तो लगभग इस जगह से गुजर रही है। तो अगर इनके बीच में निर्वात है तो 3 बल रेखा यहाँ से गुजर रही है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे क्या लग के रखते हो, जैसे ही आप यहाँ पर कोई एक अनुचुंबकीय पदार्थ ले जाके रख देते हो, तो होता क्या है ना, बहुत ही शानदार सी चीज होती है। और वो शानदार चीज ये है, आसपास की जितनी भी बल रेखाएं थी, आसपास की जितनी भी बल रेखाएं थी, मैं आपको बता देता हूँ, आसपास की जो ऊपर से जा रही थी ना वो भी ऐसे होकर के ऐसे जाने लगती है, ऐसे करके ऐसे जाने लगती है। जो इधर से जा रही थी वो भी ऐसे करके ऐसे जाने लगती है। जो बीच में जा रही थी वो तो जाएगी, इधर वाली भी ऐसे करके इसके अंदर से जाने लगती है। इधर वाली जो नीचे जा रही थी, जो यहाँ सबसे नीचे जा रही थी, ये भी घूम करके ऊपर जाने लगती है ऐसे करके। तो इस तरीके से ऐसे करके ऐसे जाने लगती है। इसका डायग्राम बहुत प्यारा बनता है, ऐसे करके ऐसे जाने लगती है। देख रहे हो कैसे बल रेखाएं जाने लग गई? देखा आपने कैसे बल रेखाएं जाने लग गई? मतलब आसपास की बल रेखाएं को भी वो अपने अंदर से होकर गुजारने का रास्ता दे देता है। कहता है आओ भाई, बगल बगल से क्या करने जा रहे हो, मेरे अंदर से होकर के आओ, मेरे अंदर से गुजरो जाके। तो ये जो पैसेज दे देता है, ये अपने अंदर से गुजरने की जो अनुमति दे देता है बल रेखाओं को, इसी वजह से ये क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा चुंबकित हो जाता है, मंद चुंबकित हो जाता है बेचारा, मंद चुंबकित हो जाता है। अपने अंदर के आसपास की कुछ बल रेखाओं जो इसके बगल बगल से भी जा रही थी उनको भी अपने अंदर से गुजरने की अनुमति दे देता है। इस वजह से ये मंद चुंबकित हो जाता है और क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होता है। ये भी बात जान लीजिए, क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, देखिए यही चीज यहाँ लिखा है, जब अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें से होकर के गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात की तुलना में अधिक होती है। निर्वात में अगर 2 गुजर रही थी तो चुंबकीय पदार्थों को रख दोगे तो उसके अंदर से 4 गुजरेगी। निर्वात में अगर वहां पे 2 गुजर रही थी, अगर वहीं पे चुंबकीय पदार्थ ले जाकर रख दिए तो उस जगह से 4 गुजरने लगेगी बल रेखा। क्यों? क्योंकि अपने अंदर से वो ज्यादा बल रेखाएं गुजरने देता है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, इसकी व्याख्या करी गई है, ऐसा होता क्यों है भाई? ठीक है, ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है आखिरकार, ऐसा होता क्यों है अनुचुंबकीय पदार्थों के साथ, इसकी व्याख्या करी गई। तो अनुचुंबकीय पदार्थ में ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जल्दी से इसे निपटा के छुट्टी करेंगे आपकी, परेशान मत होना, ठीक है। थोड़ा सा आज क्लास ले लो, थोड़ा सा ये टॉपिक लंबा है, लेंदी है, अगर इसे जल्दी भगा देंगे तो समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा इसीलिए टाइम लग रहा है। मैं जानता हूँ आपको गुस्सा है, सुबह से पढ़ रहे हो आप, सब छुट्टी चाहते हो, मैं जानता हूँ, लेकिन टॉपिक अगर छूट गया ना तो फिर ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। मैं इसको कल पढ़ा सकता हूँ, परसों पढ़ा सकता हूँ, लेकिन फिर यही चैप्टर खिंचता जाएगा यार, चैप्टर खिंचता जाएगा तब भी तो अच्छा नहीं लगेगा। या चाहते हो कि अनुचुंबकीय कल पढ़ा दूँ? अगर आप चाहते हो तो कल पढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं है, कल पढ़ा दें, कल पढ़ा दें। मैं जान रहा हूँ इतने लाल टमाटर भेज रहे हो तुम लोग। अब फिर ये चैप्टर अगर लंबा खिंचेगा फिर कहोगे सर चैप्टर बहुत लंबा खिंच रहा है सर, सर कोर्स कंप्लीट नहीं होगा सर टाइम पे। कोर्स पूरा होगा लेकिन खींचेगा थोड़ा सा, लेकिन खींचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अगर अच्छा 1:30 बजे तक देख लो, बस 1:30 बजे तक देख लो, 10 मिनट दो बस। अनुचुंबकी खत्म कर देंगे, लौ चुंबकी कल पढ़ा देंगे। अनुचुंबकी खत्म कर देते हैं, लौ चुंबकी कल कर देंगे, बस मुझे 10 मिनट का टाइम दो, बस 10 मिनट। 10 मिनट से पहले छोड़ दूंगा, गारंटी, ठीक है, 10 मिनट से पहले छोड़ दूंगा आपको। देखिए इसके साथ इसके बहुत ही छोटी सी थोड़ा सी एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लोगे समझ जाओगे। अनुचुंबकत्व की व्याख्या डालोगे हेडिंग, और अनुचुंबकत्व की व्याख्या कैसे हुई है वो देखिए। ऐसा क्यों हो रहा है, आखिरकार ये ऐसा, आशुतोष क्या हो गया, आखिरकार ये ऐसा कर क्यों रहे हैं,
मतलब ये जो पदार्थ हैं क्षेत्र की दिशा में मंद रूप से चुंबकित हो जाते हैं, अपने अंदर से चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने देते हैं। इनकी सुई को अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र में लटकाऊं तो सुई या समांतर हो जाती है। ऐसा ये सब कर क्यों रहे हैं, इनकी व्याख्या थोड़ी सी करके देखेंगे कि ऐसा जो सोडियम है, जो हमारा कौन कौन सा था, अल्युमिनियम है, मैग्नीज है, ये सब इस तरीके से व्यवहार क्यों कर रहे हैं। सोडियम, अल्युमिनियम, मैग्नीज, कॉपर क्लोराइड, ये सब व्यवहार इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बस कुछ लाइनें हैं, जैसे देखो, अनुचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं या अणुओं में कुछ ऐसे अधिक के इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी चक्रण एक दिशा में होती है। क्या मतलब हुआ सर, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब सिंपल हुआ, ध्यान से सुनिएगा, समझ जाइएगा आप, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप जानते हैं कि जितने भी दूसरे परमाणु होते हैं जिसमें इवन नंबर्स होते हैं, इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर मतलब समझते हैं, इवन और ऑड, सॉरी इवन तो हो गया ना, सम संख्या तो हो गई। अब विषम संख्या में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, विषम संख्या में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जैसे कि ऑड नंबर्स में जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे सारे परमाणु विशेषकर जिसमें 7 की संख्या में होते हैं, 13 की संख्या में होते हैं, वो सारे परमाणु विशेषकर क्या करते हैं प्यारे साथियों, उनमें एक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण पहले से होता है। क्योंकि उनमें निरस्त नहीं हो पाता तो उसमें परिणामी चुंबकीय आघूर्ण पहले से उपस्थित होता है, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उसमें पहले से होता है। मतलब समझ पाए, नहीं समझे? ध्यान से सुनो, समझ जाओगे। जैसे मान लो कि एक पदार्थ है, उसके अंतर्गत S, उसके ब्लॉक में S में उसके मान लो कि 2 है, S में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक दिशा में घूम रहा है, ये एक दिशा में घूम रहा है, ये एक दूसरे को निरस्त कर दिया, एक दिशा में घूम रहा है, एक दिशा में घूम रहा है, निरस्त कर दिया। लेकिन इसका जब हम दूसरी कक्षा में बात करते हैं तो दूसरी कक्षा में S होता है और P होता है। अगर दूसरी कक्षा में सिर्फ S है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जानते हो? लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जानते हो? लिथियम में होते हैं सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम में 2 होते हैं और हीलियम में 2 होंगे और लिथियम में 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षा में 2 होंगे, दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं, है ना? 3 इलेक्ट्रॉन तभी तो होंगे। ठीक है सर। अच्छा, जो ये दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ये दोनों तो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देंगे, एक इस दिशा में घूमेगा, एक इस दिशा में घूमेगा, दोनों सेम स्पीड से घूमेंगे और एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देंगे। लेकिन ये बंदा जो अकेले घूम रहा है, इसके साथ कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं, कोई एक दूसरा युग्म है नहीं इलेक्ट्रॉन का जो इसके चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त करेगा। तो ये अगर घूमता रहेगा, चक्रण गति भी करेगा और इस तरीके से भी घूम रहा है, कक्षीय गति भी कर रहा है, तो इसके कारण तो पदार्थ में, परमाणु में, इसके कारण तो परमाणु में क्या उत्पन्न हो जाएगा? परमाणु में क्या उत्पन्न हो जाएगा प्यारे बच्चों? परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। इसके कारण, इस एक इकलौते के कारण, क्योंकि इसके साथ कोई पेयर है नहीं, तो इस एक इकलौते के कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। आप कहोगे सर ठीक है सर, परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गया, लेकिन जब इसका अणु बनता है तो अणु में तो ढेर सारे परमाणु होते हैं। अणु में क्या होता है? ढेर सारे परमाणु होते हैं कि नहीं? आप बताओ, अणु में ढेर सारे परमाणु होते हैं? आप कहोगे हाँ सर ढेर सारे परमाणु होते हैं। तो अगर हम ये मान लें एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये, एक परमाणु ये, एक परमाणु ये, एक परमाणु ये, खूब सारे परमाणु से मिलकर के हमारा एक अणु मान लो बना है। होता क्या है कि अगर इस वाले परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण इस दिशा में होता है तो दूसरे वाले का इस दिशा में, इसके अपोजिट दिशा में हो जाता है। अगर इस वाले का चुंबकीय आघूर्ण इस दिशा में होता है तो दूसरे वाले का इसके अपोजिट दिशा में हो जाता है। मतलब समझ रहे हो, अगर एक का इस दिशा में चुंबकीय आघूर्ण है तो दूसरे वाले का इसके अपोजिट दिशा में होता है। अगर एक का इस दिशा में चुंबकीय आघूर्ण होगा तो दूसरे का इस दिशा में चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। अगर एक का इस दिशा में चुंबकीय आघूर्ण होगा तो दूसरे का इस दिशा में, उल्टी दिशा में चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। इस तरीके से क्या करते हैं ये दोनों एक दूसरे को, इस तरीके से यहाँ पे जितना भी अणु में हमारा ये पूरा जो अणु बनता है, इस अणु में नेट चुंबकीय आघूर्ण अभी भी 0 रहता है, नेट चुंबकीय आघूर्ण अभी भी 0 रहता है। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या मेरी आप बात समझ पाए? हमारा जो परमाणु है इसमें तो चुंबकीय आघूर्ण आ गया है, आप जान पा रहे हो परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण कैसे आ गया? क्योंकि इसमें एक इकलौता इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एक इकलौता इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसके कारण इस परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण आ गया। लेकिन जो हमारा अणु होता है वो तो कई परमाणुओं से मिलकर बना है। एक परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण इस दिशा में होगा तो दूसरे परमाणु की चुंबकीय आघूर्ण की दिशा ये होगी, तीसरे परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण की दिशा ये होगी। सब परमाणुओं की जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होती है ना, नेट चुंबकीय आघूर्ण, वो अभी भी क्या रहता है? 0 रहता है, अभी भी 0 रहता है।
आप कहोगे ये क्या बात हुई सर, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। लेकिन जैसे ही इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में, इस पूरे अणु को, इस पूरे पदार्थ को जैसे ही हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में उठा के ले जाके रखेंगे, इस पूरे पदार्थ को मान लो किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाके रखा, कहाँ ले जाके रखा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो मान लीजिए ऐसे ऐसे बना हुआ है पदार्थ, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बना लेते हैं। चलो, जैसे इसे हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, इस तरीके से नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरीके से हमने रख दिया। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में हमने जैसे इसे रखा, यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं, खूब सारी ताकतवर चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे पैदा हो रही हैं, ऐसे ताकतवर चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकल के ऐसे जा रही हैं। जैसे इसके बीच रख देते हैं, आपको बता दूं मैं, यहाँ पे नेट चुंबकीय आघूर्ण अब शून्य नहीं रह पाता। जितने इसके अंतर्गत, इसके अंदर परमाणु होते हैं ना, इसके अंदर परमाणु होते हैं, इसके अंदर जो परमाणु होते हैं उसके ऊपर चुंबकीय आघूर्ण की एक निश्चित दिशा थी। उसके अंदर जो परमाणु थे वो किसकी तरह व्यवहार कर रहे थे, उसके अंतर्गत जो एक परमाणु था, ये जो सिंगल परमाणु था, परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन किसकी तरह व्यवहार कर रहा था बताइए, ये इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय आघूर्ण बना ले रहा है, तो हमारा परमाणु एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जा रहा है। परमाणु एक चुंबक, मेरी बात को समझिए, समझिए मेरी बात को समझिए, ध्यान से सुनो। जो इलेक्ट्रॉन है वो चूंकि इवन संख्या में है, इवन संख्या में है, सॉरी इवन नहीं, ऑड संख्या में है, इलेक्ट्रॉन मेरा ऑड संख्या में है, ऑड मतलब क्या है, 3 है, 7 है, इस सब संख्या में। तो ये क्या करता है, परमाणु के भीतर एक चुंबकीय आघूर्ण पैदा करता है। क्या पैदा करता है, परमाणु के भीतर एक चुंबकीय आघूर्ण पैदा करता है। तो मेरा परमाणु क्या बन जाता है, मेरा परमाणु बन जाता है एक प्रकार का चुंबकीय द्विध्रुव, यानी एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। मेरा परमाणु एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। मेरा परमाणु किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएगा, एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। आप कहोगे ठीक है सर, अब जो ये परमाणु चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जा रहा है, तो आप देखिए एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर, एक चुंबक की चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर, सब चुंबकों की चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, सारे परमाणुओं की चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्णों की दिशा अलग अलग है। जब ये चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखे थे तब, जब चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखे थे तब इनके ऊपर जो नेट चुंबकीय आघूर्ण था वो शून्य था, क्योंकि एक की दिशा ऊपर थी, दूसरे की दिशा नीचे थी, एक की दिशा इधर थी तो दूसरे की दिशा इधर हो जा रही थी। सब एक दूसरे की दिशा क्या कर दे रहे थे, कैंसिल कर दे रहे थे। इसके ऊपर अभी भी नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य था। लेकिन जैसे ही इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, जैसे ही इसको चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे जो चुंबक हैं, चुंबकीय द्विध्रुव हैं, आपको पता है ना, आपने पढ़ रखा है कि जैसे ही चुंबकीय द्विध्रुव को यानी किसी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो घूम जाता है, उसके ऊपर बल आघूर्ण कार्य करता है। तो जब किसी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चुंबक के ऊपर क्या काम करता है, एक प्रकार का बल आघूर्ण लगता है, बल आघूर्ण लगता है। ये बल आघूर्ण क्या काम करेगा, ये बल आघूर्ण इसको घुमाने का प्रयास करेगा। माने ये सारे के सारे जितने भी अभी तक इधर उधर भाग रहे थे, इनके जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा अलग अलग थी, ये सब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ऐसे संरेखित हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं। सारे के सारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ऐसे हो जाएंगे, सब ऐसे घूम जाएंगे, सारे के सारे ऐसे घूम गए, सब घूम के किस दिशा में हो गए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गए। इस कारण से इसमें एक नेट चुंबकीय आघूर्ण आ जाता है। अभी तो एक दूसरे को सब कैंसिल कर दे रहे थे, क्या आप कैंसिल कर पाएंगे, क्या आप कैंसिल कर पाएंगे ये सारे के सारे, आप बताओ क्या आप कैंसिल कर पाएंगे ये सारे के सारे, नहीं कैंसिल कर पाएंगे। इस कारण से इसके अंतर्गत एक नेट चुंबकीय आघूर्ण पैदा हो जाता है, एक नेट चुंबकीय आघूर्ण इसके अंतर्गत एक पैदा हो जाता है। इतनी सी चीज है, इतनी सी चीज है, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है, थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। देखिए क्या लिखा है, अनुचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणु या अणुओं में कुछ ऐसे अधिक के इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका चक्रण एक दिशा में होता है, जिनका चक्रण एक दिशा में होता है। अर्थात अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, पहले से इनके अंतर्गत एक स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, क्योंकि इनमें एक विषम संख्या में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिन परमाणुओं में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनमें पहले से ही चुंबकीय आघूर्ण होता है, उनमें पहले से ही चुंबकीय आघूर्ण होता है। जब पहले से उनमें चुंबकीय आघूर्ण होता है तो अतः चुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। अतः प्रत्येक परमाणु एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है, हर एक परमाणु एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिनमें प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण होता है, हर एक का अपना अपना चुंबकीय आघूर्ण होता है, हर एक की दिशा होती है। परंतु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं है
तो एक का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस दिशा में, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा इधर होगी, दूसरे का इधर होगी, हर एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। देखिए इस तरीके से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं था तो एक इधर घूम रहा था, दूसरा इधर घूम रहा था। देखिए एक इधर घूम रहा था, दूसरा इस दिशा में घूमेगा, उल्टी दिशा में। अगर एक ऊपर घूम रहा है, दूसरा नीचे घूम रहा है, तो सब एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सब एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्णों को निरस्त कर दे रहे हैं। सारे जितने भी यहाँ पर जितने भी परमाणु हैं, इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है, सबका चुंबकीय आघूर्ण अलग अलग दिशाओं में है, सब एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हैं। लेकिन अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इन्हें रख दिए, देखिए इस दिशा में अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा है, इस दिशा में अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, तो सारे के सारे जितना भी अंदर परमाणु हैं, उनका जितना भी चुंबकीय आघूर्ण है, सब एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। क्या लिखा है, जब इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में संरेखित हो जाता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। यहाँ पे लिख लीजिएगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है। संरेखित मतलब इसी लीनियर हो जाता है, इसी लाइन में हो जाता है। बस इतना सही टाइम था, बस अब इतना ही हो गया। बाकी हम लौ चुंबकीय कल पढ़ लेंगे, ठीक है, लौ चुंबकीय कल पढ़ लेंगे, ठीक है भैया। बताइए हो जाएगा सबका यहाँ तक? आपका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, इसका हो जाएगा सबका? चलिए तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सॉरी कहाँ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको कॉपी में बनाना है, इसको कॉपी में बनाना है। ये डायग्राम मस्ट है, ज़रूरी है। जो डायग्राम बने थे सारे ज़रूरी हैं, सबको कॉपी में बनाना है, ठीक है। जो मतलब आप क्लास पीडीएफ चेक कर लीजिएगा, आपको क्लास पीडीएफ में जितने डायग्राम मिले सबको कॉपी में बनाना है, ठीक है। फास्ट ट्रैक रिवीजन में आपने परमाणु का चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल जाना, चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल जाना, परमाणुवीय मॉडल जाना, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपने क्या जानी, दूसरी चीज़ आपने जानी प्रतिचुंबकीय पदार्थों के बारे में जाना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में जाना। और क्या जाना आपने, जाना अनुचुंबकीय पदार्थों के बारे में जाना, अनुचुंबकीय पदार्थों के बारे में जाना। और आपने जाना अतिचालकता यानी अतिचालक पदार्थों के बारे में जाना, सुपर कंडक्टर पदार्थों के बारे में जाना, अतिचालक पदार्थों के बारे में जाना। अतिचालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, ठीक है, अतिचालकों के बारे में जाना। जैसे आपके पास तांबा है, चांदी है, अगर आप इनको बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं तो अगर इनसे तार बना करके आप करंट जलाते हैं तो बल्ब एकदम, हो सकता है बल्ब फट भी जाए, हो सकता है बल्ब जल जाए, ठीक है। बल्ब इतने रोशनी कहाँ से लाएगा भाई, बल्ब तुरंत एक विस्फोट कर जाएगा। होमवर्क वही है सेम आपका, होमवर्क में कुछ नया नहीं देंगे, आप पुराने चैप्टर्स को पढ़ते रहिए। चैप्टर 1 और 2 अब आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उससे परीक्षा हो चुकी है, ठीक है। अब आगे अपना पढ़ते रहिए, अब आगे चैप्टर 3 चैप्टर 4 को अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चैप्टर 1 और 2 इससे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अभी परीक्षा में भी 2 बार पूछ लिया, आपकी मासिक परीक्षा में चैप्टर 1 चैप्टर 2 से परीक्षाओं में आ चुका है। अब आप इसको दोबारा पढ़ने का कोई भी ज़रूरत, अब बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। अभी आप चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को रिवीजन करिए, बाद में हम लोग जब पहुँचेंगे, जब आपको लगे कि हाँ भूल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो पढ़िएगा। अभी कुछ चैप्टर 1 चैप्टर 2 का ज़रूरत नहीं है, अगर आप पुराने बच्चे हैं तो, ठीक है। बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल प्यारे साथियों, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और धन्यवाद, जुड़े रहे ओंकार बैच के साथ। आप सभी को पता है, आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार सी एक क्लास लाने वाला हूँ, जल्दी लाऊंगा। प्लान है 35 नंबर की क्लास आपकी, मतलब उस क्लास को देखने के बाद कोई भी बच्चा बिहार में कह सकते हैं कि फेल तो नहीं हो सकता। उस क्लास को देखने के बाद बिहार में कोई बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि 35 नंबर तो अकेले उस क्लास से आ जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। मेरी वो बहुत ही प्यारी क्लास होगी, मैं चाहता भी हूँ उसे लाना।